हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं सबके सब। आओ यार, एटम्स एंड न्यूक्लियाई यानी कि दो चैप्टर एक साथ एक ही शॉट के अंदर हम लोग निपटाते हैं, क्योंकि दोनों ही चैप्टर बहुत छोटे हैं और एटम्स तो वैसे भी छोटा चैप्टर ही था। न्यूक्लियाई को भी आधा लगभग कट कर दिया गया है, तो फिर दोनों को कंबाइन लाने में ही भलाई है, ताकि आप लोग का टाइम बचे। आप लोग एक सिंगल शॉट के अंदर, एक रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर आप एटम्स और न्यूक्लियाई दोनों पढ़ सको। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए बेटा तो डिस्क्रिप्शन खोल करके देखना, टेलीग्राम का लिंक लगा हुआ होगा। टेलीग्राम के लिंक के थ्रू आप जिस ग्रुप से ज्वाइन होगे, जो ब्रॉडकास्ट चैनल है मेरा, वहां पर आपको इसके नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे जैसे ही ये लेक्चर आप लोग को मिलेगा। सो डोंट वरी, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने ये दो चैप्टर्स। पहले एटम्स पढ़ेंगे, फिर न्यूक्लियाई पढ़ेंगे, ठीक है ना। मॉडर्न फिजिक्स के दोनों चैप्टर हैं, स्कोरिंग है, इजी है, तो मजा आएगा पढ़ने में। आओ स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले यहां पर तीन थ्योरीज से शुरू होती है बात। तीन नहीं, चार बोले, जिसमें कि एक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी आती है, जिसको डार्ट बुलाते थे। 9th क्लास के अंदर आपने इसको पहली बार पढ़ा था, वो भी केमिस्ट्री के अंदर, है ना, कि एटम जो होता है वो इंडिविजिबल होता है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, सारा का सारा एटम जो मैटर जो है वो एटम से मिल करके बना है, वगैरह वगैरह। 6 पोस्टुलेट थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, जो कि समय के साथ अब ऑब्सोलीट होते चले गए, क्योंकि उससे बेटर थ्योरीज आनी शुरू हो गई। जैसे कि फिर आई जे थॉमसन साहब की एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन साहब का एटॉमिक मॉडल क्या था, उसी से हम लोग शुरुआत करेंगे, है ना, जिसमें वाटरमेलन इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ा जाता है। एक्चुअली में उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, वो देखेंगे क्या है। फिर रदरफोर्ड साहब का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसी के बेसिस पर उन्होंने अपना मॉडल पेश किया था दुनिया के सामने। और एंड में बोर ने अपना मॉडल पेश किया, है ना, जिसकी वजह से क्वांटम थ्योरी भी बनी है, ठीक है ना। क्वांटम मॉडल इसके बाद थोड़ा सा और डेवलप हुआ, लेकिन वो बोर के मॉडल के ऊपर ही बेस्ड मॉडल है, ठीक है ना। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हम लोग सिंपल सी बात सबसे पहले थॉमसन मॉडल में देखेंगे, जिसके अंदर उन्होंने एक तरबूज जैसा दिखने वाला हम लोग को समझाया कि भाई तरबूज जैसा जो एटम है वो स्फेरिकल होता है। जैसे तरबूज गोल गोल होता है ना, स्फेरिकल, ऐसे ही एटम भी कैसा स्फेरिकल है। बोले अच्छा, कह रहे जितना भी लाल खाने वाला पार्ट होता है, रेड एडिबल पार्ट होता है, वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जितने भी बीज होते हैं, ये जो काले काले बीज आपको दिख रहे हैं तरबूज के अंदर, वो सब के सब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है। तो सीधी बात उन्होंने क्या बोली इसके बारे में, बोला इलेक्ट्रॉन्स। और प्रोटॉन जैसी कोई चीज उन्होंने नहीं बोली। उन्होंने नहीं बोला कि प्रोटॉन, उन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज सब जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब साथ ही साथ उन्होंने यह भी बोला कि जितना नेगेटिव चार्ज ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को मिला के है ना, उतना ही पॉजिटिव चार्ज सारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो नेट चार्ज ऑन एन एटम इज 0, एटम इज न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली, ऐसा करके उन्होंने बात को समाप्त किया। लिखा एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन्स इन इट लाइक सीड्स। और एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या बोला गया, न्यूट्रल बोला गया। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, लेकिन उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, ठीक है ना। फेलियर कैसे हुआ इसका, अब ये भी सुन लो। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया जब, तो पता चला, ये रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। तो रदरफोर्ड साहब ने जब ये बताया, प्रूव किया कि भाई इसमें से तो आर पार होकर के अल्फा पार्टिकल निकल जाते हैं। अगर ये पूरा भरा हुआ होता तो अल्फा पार्टिकल जाके इसमें स्टक हो जाता। तो इस तरीके से पूरा भरा हुआ नहीं है ये एटम, अंदर से पूरा खाली है, ऑलमोस्ट एटम पूरा खाली है। 99% उसके अंदर खाली स्पेस है भाई, कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। तो अल्फा पार्टिकल ने ये एक्सप्लेन नहीं किया। एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस भी आई थी बाद में, जो कि बामर, पाशन, पीफंड, आपने नाम सुने होंगे, है ना। ये 5 साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी दिखाया। तो ऐसा कुछ स्पेक्ट्रम भी यहां पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, इसलिए ये वाला मॉडल फेल हो गया। और इन्हीं के शिष्य, हाँ तो जे थॉमसन साहब के ही शिष्य थे रदरफोर्ड, जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दुनिया के सामने रखा, ठीक है ना भाई। तो रोज का कलेश क्या क्या मच रहा है भाई, रोज का कलेश ये है कि न्यूक्लियस बोल रहा है इलेक्ट्रॉन को कि भाई तू क्यों मंडरा रहा है, क्यों घूम रहा है आसपास, आराम से बैठ जाओ। बोल रहा है नहीं भाई नहीं, यही मेरी एक्चुअल स्टेट है, यही मेरी नेचुरल स्थिति है कि मैं घूमता ही रहूंगा, मैं बैठ नहीं सकता की जगह पर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कैन यू प्लीज स्टे इन वन प्लेस, ना ब्रो, इट्स लिटरली अगेंस्ट माय नेचर, ये मेरे नेचर के अगेंस्ट है। तो इलेक्ट्रॉन कहीं बैठ नहीं सकता शांति से। यही बातें कुछ निकल करके आई जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, बहुत सिंपल है, देखो। यहां से अल्फा पार्टिकल की गन हाई वोल्टेज पर जनरेट करते हैं, जिसमें से अल्फा पार्टिकल जो है वो रेडिएट होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो करोड़ों करोड़ों अल्फा पार्टिकल्स को डाला, किस पर डाला, गोल्ड फॉइल पर डाला। अब इसमें सवाल बनता है कि भाई अल्फा पार्टिकल ही क्यों लिया और गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया। यह भी सुन लो। अल्फा पार्टिकल इसलिए लिया, अल्फा पार्टिकल इसलिए लिया क्योंकि एक तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो उससे क्या होगा भाई। देखो, आपको शायद ये बात पता होगी कि ये हीलियम का आयन होता है। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम का आयन, इट इज एक्चुअली He2+, ठीक है ना। तो हीलियम अपने आप में एक नोबल गैस है, पहली बात तो।
एक तो इसका नोबल नेचर है, किसी से रिएक्ट ऐसे इजीली करेगी नहीं है ना। वही केस गोल्ड का भी है, गोल्ड फॉइल क्यों लिया, अगेन नोबल मेटल है, इजीली रिएक्ट नहीं करता किसी से, ठीक है ना। और दूसरा कारण यह था कि यह बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल, ये काफी छोटा है। सर इससे छोटा तो हाइड्रोजन भी है, हां लेकिन हाइड्रोजन रिएक्टिव है, हाइड्रोजन जल्दी से रिएक्ट करती है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करता, रिएक्ट करता ही नहीं, ये काफी छोटा है। और गोल्ड इसलिए यूज किया क्योंकि ये काफी बड़ा है ना, वेरी बिग इन साइज, ठीक है ना। एक तो रिएक्ट ना करे, साइज में बड़ा छोटे का डिफरेंस होना चाहिए, तो ऐसी सब चीजों को नोट करते हुए उसने एक्सपेरिमेंट किया है ना। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि भाई डक्टाइल बहुत होता है गोल्ड, पीट पीट करके उसकी पतली थिन शीट्स बना ली गई थी, तो ये भी एक कारण उसका आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल की बीम मारी, गोल्ड फॉइल पर जाकर के लगी, ठीक है ना। चारों तरफ फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी गई जिंक सल्फाइड की, ZnS जिंक सल्फाइड की। यही क्यों यूज किया, देखो जिंक सल्फाइड जो है वो रात में चमकता है, फ्लोरेसेंट इफेक्ट दिखाता है जब उसके ऊपर कुछ गिरता है तो जैसे ही उसके ऊपर ये अल्फा पार्टिकल आकर के गिरे तो सबसे ज्यादा चमक जो है वो सामने देखने को मिली। देखो सबसे ज्यादा चमक कहां मिल रही है, सामने देखने को मिल रही है। कुछ चमक जो है वो साइडों में भी देखने को मिली और कुछ जो थे वो वापस भी आए, यस वापस भी रिट्रेस कर गए, 180 डिग्री में भी आए हैं, लेकिन वो बहुत कम है। ऐसे अल्फा पार्टिकल्स जो इसके थ्रू आर पार हो गए, हाँ आर पार होके उधर चले गए, और कुछ इधर डेविएट हो गए, कुछ उधर डेविएट हो गए, कुछ वापस भी आ गए, और कुछ एग्जैक्ट 180 डिग्री पर भी लौट करके आ गए। तो ये सब चीजें कुछ बताती हैं, ये सब ऑब्जर्वेशंस देख करके कुछ निर्णय निकाला गया, कुछ निष्कर्ष निकाला गया रदरफोर्ड और उसके चेलों के द्वारा। उसके चेलों ने एक्सपेरिमेंट किया था असल में, ठीक है ना। नाम वाम अब छोड़ दो, क्या ही करोगे, ठीक है। रदरफोर्ड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट बाय बॉम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ गोल्ड विद अल्फा पार्टिकल। एक पतली शीट गोल्ड की अल्फा पार्टिकल के साथ क्या की गई, बॉम्बार्ड करी गई और स्टडी किया गया उसकी ट्रेजेक्टरी को, ठीक है ना। और जब इनका इंटरेक्शन हुआ गोल्ड फॉइल के साथ, ठीक है ना, तो देखा कि भाई देखो क्या किया, इन्हें डायरेक्टेड हाई एनर्जी स्ट्रीम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम रेडियो एक्टिव सोर्स, अ थिन शीट 100 मिलीमीटर थिकनेस, बहुत कम 100 ऑफ गोल्ड, 100 नैनोमीटर ऑफ थिकनेस है, बहुत छोटी है मतलब, है ना, ऑफ गोल्ड इन ऑर्डर टू स्टडी द डिफ्लेक्शन कॉज्ड टू द अल्फा पार्टिकल्स। ही प्लेस्ड अ फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन अराउंड द थिन गोल्ड फॉइल। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अंग्रेजी पढ़ दी है ना। अब आप ये भी देखो, अबाउट 1 of 8,000, अगर 8,000 मारे हैं तो उसमें से एक वापस भी लौट करके आया है, रिपेल बैक हुआ है वो, ठीक है ना। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, अभी आगे जाकर के देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक डायग्राम के थ्रू की चीज हो क्या रही है। देखो असल में क्या था, क्यों कुछ रिपेल होके वापस आ रहे थे, क्यों कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, इसके बेसिस पर, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर रदरफोर्ड ने यह समझाया कि भाई सेंटर जो है ना वो कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बैठा है अंदर, इसका जो सेंटर है ना एटम का वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और मैक्सिमम चीजें बिल्कुल सीधी निकल गई है, इसका मतलब मैक्सिमम स्पेस तो खाली है, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, तभी तो सीधे सीधे निकल गए। सबसे ज्यादा चमक कहां पड़ी, देखो बिल्कुल सीधी में पड़ी, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द पार्टिकल तो सीधे निकल गए, ठीक है ना। कुछ डिफ्लेक्ट भी हुआ है एंगल्स पर, वो क्यों हुए, क्योंकि भाई ये भी पॉजिटिवली चार्ज थे, ये जो अल्फा पार्टिकल आ रहे थे ये भी प्लस चार्ज था और इसके ऊपर भी प्लस चार्ज था, और प्लस ने प्लस को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। इसलिए कोई रिपेल होकर के ऐसे निकल गया, कोई रिपेल होकर के ऐसे निकल गया, कोई ज्यादा ही रिपेल हो गया, तो डिपेंड करेगा कि कौन कितना पास से गया है, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या देखने में आई, एक तो साइज ऑफ द एटम का निर्णय हुआ कि वो 10 की पावर -10 मीटर है, पूरे एटम का साइज, मतलब जहां जहां इलेक्ट्रॉन्स है वो एंगस्ट्रॉम के आसपास रेडियस बताई जाती है एटम की, ठीक है ना, जो उसके शेल्स होते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो 10 की पावर -15 मीटर है, यानी फर्मी, इसको बोलते हैं 1 फर्मी डिस्टेंस, फेम्टोमीटर फर्मी ऐसा बोलते हैं इसको, फेम्टोमीटर भी कहते हैं, फर्मी बोलते हैं इसको। कह रहा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड द एटम अनडिफ्लेक्टेड, ज्यादातर सीधे निकल गए, क्यों निकल गए होंगे, खाली स्पेस बहुत ज्यादा है, खाली स्थान है अंदर, ठीक है ना। 1 of the 8,000 कंप्लीटली रिपेल्ड बैक, 8,000 में से एक जो है वो पूरी तरीके से वापस आ गया, कंप्लीटली रिपेल बैक हो गया। शोज देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज एग्जैक्टली एट द सेंटर, सेंटर पर कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज चीज बैठी है, प्लस चार्ज वाला कोई ना कोई बैठा है वहां पर, ठीक है ना। लेकिन 0.15% पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय मोर देन 1 डिग्री, 1 डिग्री से ज्यादा एंगल पर इतने 0.15% पार्टिकल क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए। मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम का एम्प्टी है, बार बार बोल रहा हूं मैं बात। देयर मस्ट बी इलेक्ट्रॉन अराउंड अ न्यूक्लियस रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये बात भी उन्होंने अपने मॉडल में रखी कि इलेक्ट्रॉन भी डेफिनेटली होंगे, एक्सपेरिमेंट से नहीं आया निकल करके, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली होंगे, तभी पूरा एटम न्यूट्रल है, ठीक है जी।
फेलियर क्या था इसका वो भी सुन लो कि किस बेसिस पर ये मॉडल भी फेल हो गया। इतना सुंदर मॉडल जिसमें खाली स्पेस भी था, जिसमें अंदर सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज भी था, इलेक्ट्रॉन आसपास भी घूम रहे थे, वो फेल क्यों हो गया? वो फेल इसलिए हो गया क्योंकि वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखो लिखा हुआ है, कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है वो भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया। अब ये क्या होता है आगे जाके देखेंगे हम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे उसको कि क्या होता है वो। हाँ, स्टेबिलिटी कैसे नहीं एक्सप्लेन कर पाई ये मैं अभी बताता हूं। देखो होता क्या है, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन किसी एटम के इर्द गिर्द घूमेगा तो घूमना यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करना इज इटसेल्फ एन एक्सेलरेटेड मोशन। बात को समझना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम ये खुद में एक एक्सेलरेटेड मोशन है। यस और नो? यस सर। भाई गोल गोल घूमना भी क्या है? एक्सेलरेशन ही तो है ना, क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है, इसीलिए इसकी वेलोसिटी हर पल चेंज हो रही है। यहां वेलोसिटी ऐसी है, यहां वेलोसिटी ऐसी है, यहां वेलोसिटी ऐसी, वेलोसिटी ऐसी, वेलोसिटी ऐसी, वेलोसिटी ऐसी। वेलोसिटी क्या कर रही है? चेंज हो रही है। और वेलोसिटी चेंज अगर होगी, उसकी डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। और आप ये बात जानते हो, आराम से सुनी है आपने बात मेरे ही मुंह से कई बार, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है वो ईएम वेव्स रेडिएट करता है। इट रेडिएट्स ईएम वेव्स। हां या ना? ईएम वेव्स रेडिएट होंगी, रेडिएशन होगा इसका। और भाई जब ईएम वेव्स रेडिएट होंगी तो ये पार्टिकल एनर्जी लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी, है ना? इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करेगा बेटा? लूज करेगा। और लूज करेगा तो गिर जाएगा, मे फॉल इनटू न्यूक्लियस। हाँ या ना? अरे घूमता 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 गिर जाना चाहिए इसको तो न्यूक्लियस के अंदर। पर क्या ऐसा होता है क्या कि इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता गिर जाए न्यूक्लियस में? नहीं होता ऐसा। तो इसका मतलब कुछ तो स्टेबिलिटी है। अब स्टेबिलिटी कैसे है? ये रदरफोर्ड के मॉडल में नहीं थी। नहीं थी तो फिर इसको ठीक किसने किया? अच्छा, पहले क्लोजेस्ट अप्रोच समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद हम लोग बोर की बातों पर आएंगे कि बोर साहब ने क्या बोला था। देख, एक टॉपिक आता है इसके अंदर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है। ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो, आपको याद है ना कि 8000 में से एक ऐसा पार्टिकल भी था जो कि लौट के वापस आ गया था। बस उसी की बात कर रहे हैं, समझ लो। ठीक है ना? तो जो लौट के वापस आ गया वो क्यों आ गया होगा? क्या लगता है वो लौट के वापस क्यों आ गया? क्या वो टकराया इससे? नहीं, टकराया नहीं है। मैं आपको बता दूं कि उसकी टक्कर नहीं हो पाई इससे। टक्कर क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि खूब रिपल्शन था, खूब रिपल्शन था। अंदर भी पॉजिटिव चार्ज बैठा है और जो आ रहा है वो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर रहे हैं भैया? रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। समझ गए ना? तो रिपल्शन जो हो रही है वो समझ लो यहीं तक हुई है। उसके बाद इसको वापस लौट के जाना पड़ा। आया तो था ऐसे बड़े जोश में कि टकरा जाऊंगा तेरे से आकर के, टक्कर हो जाएगी, लेकिन इसने इसको क्या कर दिया? रिपेल कर दिया। समझ गए ना? तो जहां से इसकी रिपल्शन हुई है वहां से लेकर के न्यूक्लियस तक की जो दूरी है ना, उससे हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि भाई इस एटम का साइज क्या होगा, न्यूक्लियस का साइज क्या होगा। तो अंदाजे लगाने के लिए यह डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाला जाता है कि नजदीक से नजदीक कितना जा पाए, न्यूक्लियस के नजदीक से नजदीक कितना जा पाए। एक बार पढ़ो डेफिनेशन को, क्या लिखा हुआ पढ़ो। कह रहा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यानी आर नॉट, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच एन अल्फा पार्टिकल ट्रेवलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस कैन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट एंड देन रिट्रेस इट्स पाथ। यानी जाएगा, यहां रुक जाएगा और रुक करके फिर वापस आएगा। समझ गए ना? तो अब इसके अंदर हमको प्रूव कैसे करना है इस डिस्टेंस को? तो ये करना होता है हमें एनर्जी कंजर्वेशन से। आइए एनर्जी कंजर्वेशन शुरू करते हैं। देखो भाई, यहां पर हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल वाली और टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल वाली को हम इक्वेट करेंगे। किस किस पॉइंट पर देख रहे होंगे हम इनिशियल फाइनल को? आओ सुनो। एक तो हम यहां से शुरू करेंगे, तो दिस इज पॉइंट 1। एक हम यहां पर बात करेंगे, दिस इज पॉइंट 2। ठीक है ना? तो जब यहां पर है, आप सोचना जरा, जब पार्टिकल यहां पर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है इससे, है ना? जब इतना दूर है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी की तो बात ही मत करो, क्योंकि भाई आपको पता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी असल में सम होती है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सही बात है कि नहीं? है ना? अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है क्योंकि बहुत दूर है यार, ये दोनों आपस में बहुत दूर है एक दूसरे से। तो शुरू में कोई पोटेंशियल एनर्जी होने का सवाल ही नहीं है, पर बाद में तो आएगी, है ना? बाद में तो आएगी। तो बाद में कितनी आएगी वो देख लेते हैं। देखो, जब ये यहां पहुंच चुका होगा, सेकंड वाले पॉइंट पर पहुंच चुका होगा, तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या ले लिया? मान लो हमने डी ले लिया, वैसे इसको आर नॉट भी लेते हैं।
है ना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को वैसे हम आर नॉट भी लिखते हैं, मैं आर नॉट ही ले रहा हूं, ठीक है, डी नहीं लिख रहा, आर नॉट ही लिख रहा हूं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जब ये इतना पास पहुंच चुका होगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी? देखो पोटेंशियल एनर्जी होती है के Q1 Q2 बाय आर, याद आया ना, के Q1 Q2 बाय आर। तो मुझे आप एक बात बताओ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में हम क्या लिखेंगे? के, ठीक है। अच्छा, ये जो आ रहा है पार्टिकल है ना, अल्फा पार्टिकल, वैसे तो ये 2e चार्ज का है, तो मैं यहां पे 2e लिख देता हूं, 2 इंटू ई। 2e कैसे हो गया भाई? देखो ना, आपको पता होना चाहिए कि ये एक अल्फा पार्टिकल है, यानी हीलियम के ऊपर 2+ का चार्ज होता है, तो 2 ऑफ प्रोटॉन का चार्ज या 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो 2e लिखा जाएगा ना। फिर कौन सा है साथ में? ये गोल्ड है, तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर अब छोड़ो, इसको Z ले लिया है ना, Z एटॉमिक नंबर ले लिया और इनटू में क्या कर दिया? E, वो उसके प्रोटॉन है सारे के सारे, वही तो रिपेल करना, प्रोटॉन ने प्रोटॉन को ही तो रिपेल किया अल्टीमेटली, प्लस चार्ज ने प्लस चार्ज को ही तो रिपेल किया ना अल्टीमेटली, तो ZE लिख सकते हैं इसको हम, तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं? ZE, ठीक है ना, डिवाइड बाय आर नॉट, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस क्या था भैया? इनके बीच का डिस्टेंस यहां पर क्या है? आर नॉट है, सही बात है ना, ठीक। अच्छा, कितनी स्पीड से चलता हुआ आ रहा था? वो कुछ तो स्पीड यहां पे होगी ना उसकी, जो धीरे 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 स्लो हो गई और स्लो होके एकदम रुक गया, एकदम रुक गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है जी? 0 है। लेकिन इनिशियल कुछ तो थी ना? हां सर कुछ तो थी, तो हाफ mv² ले लेंगे इसको हम, ठीक है। तो यहां से आप आर नॉट निकाल सकते हो, 2 को ले जाओ ऊपर, तो आर नॉट निकल के आ जाएगा के 2 2 4 ZE², देखो 2 दूनी 4 हो गया, ई बन गया E², Z आ गया, के आ गया, डिवाइड बाय mv², जितनी स्पीड से ये आ रहा है वो, ठीक है जी। तो ये बनता है आपका फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, ठीक है, हजम कर लो फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है भाई बोर मॉडल की कहानी। बोर मॉडल ने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, सुनते जाना क्या क्या है। सबसे पहले उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन फिक्स्ड ऑर्बिट एंड डजंट रेडिएट एनर्जी। कह रहा है कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी एक शेल में रहेगा एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। वाह, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, तो उसने ये बोला कि ये मेरा कहना है, ये मेरा पोस्टुलेट है। पोस्टुलेट का मतलब होता है कथन, मैंने कह दिया तो कह दिया, हमारे यहां ऐसा ही होता है। तो बोर ने ये बोला, बोर ने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर घूमता रहेगा एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। हाँ, चार्ज पार्टिकल करता हो तो करता हो, पर एटम के शेल्स में ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात उसने बोली, ओनली दोज ऑर्बिट्स एग्जिस्ट। कह रहा वही ऑर्बिट जिंदा रहेंगे, हर ऑर्बिट में नहीं हो सकता कि आप ये सोचोगे भाई अगर ये न्यूक्लियस है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, ऐसे भी घूम रहा हो, और हो सकता है फिर यहां भी घूम रहा हो, है ना, हो सकता है वो इधर भी घूम रहा हो, ऐसे हो सकता है, ऐसा नहीं होगा उसने बोला। कह रहा ये कोई तरीका नहीं होता। कह रहा ऑर्बिट अगर एग्जिस्ट करेंगे तो वही वाले करेंगे कि जिनका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्वांटाइज्ड होगा। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? इट इज एल। याद करो, 11th क्लास की बातें हैं। एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट होता है, जिसको एमवीआर बोलते हैं। एमवीआर, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। समझ लो, बहुत सिंपल समझा रहा हूं। एल क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एमवीआर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एमवीआर के इक्वल होता है कौन? एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज्ड बोला गया, मतलब ये NH/2π के बराबर है। कह रहा है एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड एंड इक्वल टू NH/2π। अब इसमें H कौन है भाई? H है बेटा प्लांक्स कांस्टेंट, जो कि आपने पहले भी देखा हुआ, ऐसा नहीं कि नया है आपके लिए। नीचे 2π है जो कि एक नंबर है। N क्या है भाई? N होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, केमिस्ट्री। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? K शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1, L शेल का 2, M शेल का सो ऑन एंड सो फोर्थ। समझ गए ना? तो N क्या है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से ही क्वांटाइज्ड है। ऐसा कहा किसने? बोर साहब ने। इलेक्ट्रॉन ओनली एमिट लाइट ड्यूरिंग जंप इनटू हायर टू लोअर ऑर्बिट। बोला कि इलेक्ट्रॉन तभी एनर्जी रेडिएट करेंगे, यानी तभी लाइट फेंक के मारेंगे, तभी फोटोन रिलीज करेंगे, जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आएंगे। ठीक है ना? और जब लोअर से हायर जाएंगे तो एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे। क्लियर बात है ये? तो एनर्जी की कंजर्वेशन ऐसी ही होती है, एनर्जी आएगी तो गेन करेगा और छूटेगी तो लूज करेगा। तो वो तब अपनी, जब भी कभी हायर ऑर्बिट से, मान लो ये एल शेल में है और एल शेल से मान लो के शेल में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तब वो क्या करेगा? वो फोटोन रिलीज करेगा।
E इज इक्वल टू एच न्यू। ये सब आपने 11th क्लास के अंदर भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा हुआ है, तो वही सब रिपीट हो रहा है यार इस चैप्टर के अंदर, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब आइए हम मोटी मोटी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ये सब बातें तो आपने बचपन में भी सुनी है, इलेक्ट्रॉन छलांग लगाता है, ये होता है वो होता है, ठीक है ना। अब हम मोटी मोटी कैलकुलेशंस कर लेते हैं, जो कि रेडियस की करनी है आपको, टाइम पीरियड की बात भी होगी, ठीक है ना, और एनर्जी की बात भी होगी शेल्स की, ठीक है ना, वेलोसिटी की बात भी करेंगे, सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं कैलकुलेशंस, जो कि इसका मेन कोर है, इस चैप्टर की आत्मा ही कैलकुलेशंस है जो अभी यहां पर होने जा रही हैं। शुरू करते हैं बेटा, टाइम वेस्ट बिना टाइम वेस्ट के। लिखा हुआ है बोर्स कैलकुलेशन ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, फिर एनर्जी को भी करेंगे। चलो जी, सबसे पहले आप ये समझो कि यार जब भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स आई कहां से? इलेक्ट्रिक फोर्स से आई है। तो सिंपली स्टार्ट यहां पर होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ही बनती है सेंट्रीपिटल, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम्स सेंट्रीपिटल फोर्स, इसी तरीके से इसको लिखा जाता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा भी चाहो तो लिख सकते हो, वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही लिखना है इसको, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही क्या बन जाती है? सेंट्रीपिटल बन जाती है, ठीक बात है। ये तो बेसिक रूल है कि जब भी कभी कोई सर्कुलर मोशन होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स ने तो आना ही आना है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स यहां पे सेंट्रीपिटल बन रही है। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लिखेंगे? एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूक्लियस के बीच में। आओ इधर देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता? हाँ सर। तो Q1 क्या है? Q1 तो सर E है। Q2 क्या है? Q2 सर ZE है, डिवाइड बाय R कितना लेंगे सर? इसको अभी अभी Rn बाद में लेंगे, पहले R ले लेते हैं, है ना। Rn तो फिर किसी n नंबर के लिए बात हो जाएगी ना, तो अभी इसको R ले लेते हैं खाली, ठीक है ना। तो ये हो गया R का स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होती है बेटा mv स्क्वायर बाय R। बहुत बढ़िया, हाँ सर बहुत बढ़िया। एक R से एक R ले बेटा, मैंने काट भी दिया, ले बेटे, एक आर से एक आर भी काट दिया, ठीक है। अब वी स्क्वायर की बारी आती है। आपको पता है बेटा कि L इज इक्वल टू होता है एम वी आर, और एम वी आर होता है NH बाय 2 पाई के बराबर। अभी अभी देखा था, है ना, कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। मैं यहां से क्या करता हूं? V निकाल लेता हूं। आजा भाई V निकाल लें। MR चला गया नीचे, तो ये हो गया NH अपॉन में 2 पाई MR। इस v को उठाओ और यहां रख दो, इसका स्क्वायर बन जाएगा बेसिकली, हाँ या ना, इसका स्क्वायर बन जाएगा यहां पर। तो देखो k z तो है, e स्क्वायर भी है, बटे में r भी है ना, m है, फिर v स्क्वायर की जगह पर आपने क्या किया? n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा, m का भी स्क्वायर होगा और r का भी स्क्वायर होगा। देख रहे हो भाई? हाँ सर देख रहे हैं बिल्कुल। m से m भी गया और एक और r से एक और r भी चला गया। ले भाई, अब r गया ऊपर, kg e स्क्वायर नीचे आ जाएगा, r ऊपर चला जाएगा। बोल भाई कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो दो ही फॉर्मूले थे, उन्हीं को इक्वेट करके काम किया गया है, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। लिखा कैलकुलेशन, इतनी कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है नहीं। करके देखोगे आप, 2 बार हाथ से करके देखो, ये बैठ जाएगी दिमाग के अंदर आपके, ठीक है ना। तो r निकालना था, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर m, एक ही मां बनाना है अपने को, और के जी ई स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? मुझे बता इनमें से कांस्टेंट कौन कौन है? सर h प्लैंक कांस्टेंट है, 4 नंबर है, पाई नंबर है, मास भी कांस्टेंट ही रहेगा जी, चेंज कैसे हो सकता है इलेक्ट्रॉन का मास। k भी कांस्टेंट है, e यानी चार्ज भी कांस्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज, दो चीजें यहां पर कांस्टेंट नहीं है, वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये चेंज हो सकता है ना भाई। के शेल की बात करो तो कुछ और, एल की बात करो तो कुछ और, एम की बात करो तो, सही बात है ना। ऐसी जेड भी चेंज हो सकता है। यानी आपने अंदर एटम कौन सा लिया है? सोडियम का लिया है, तो जेड के एटॉमिक नंबर 11 हो जाएगा। मैग्नीशियम लिया है तो 12 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इसलिए जेड को भी हम अलग निकाल लें और एन स्क्वायर को भी हम अलग निकाल लें। तो आर जो है मेरे बच्चे ध्यान से देख, एच स्क्वायर डिवाइड बाय, सारे कांस्टेंट इकट्ठे लिख रहा हूं, 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, है ना, और यहां आ जाएगा कौन? एन स्क्वायर बाय जेड। सही बात है ना, एन स्क्वायर बाय जेड। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सारा कांस्टेंट जो है ना, ये एक साइड लिख दिया जाएगा, और रेडियस जो है वो एन स्क्वायर बाय जेड के क्या हो जाएगी? एक तरीके से प्रोपोर्शनल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना, है ना भाई। तो ये होती कितनी है भाई, वो भी सुन लो। अब ये निकल के कितना आता है एग्जैक्ट? ये आर निकल के आता है बेटा 0.53 इंटू 10 की पावर -10 एन स्क्वायर बाय जेड, एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है ना। ये है मीटर में,
ये है मीटर में, लेकिन मीटर में आपको ये चाहिए नहीं होता, क्योंकि जनरली आपको पता है रेडियस एंगस्ट्रॉम के अंदर निकाली जाती है, किसी भी एटम का साइज एंगस्ट्रॉम में होता है ना। तो 10 की पावर -10 को यहां से हटाते हैं और एंगस्ट्रॉम के अंदर आपको फॉर्मूला छोड़ देते हैं, तो ये Rn हो गया बेटा। अब Rn के लिए मतलब एक जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं इसलिए Rn लिख दिया मैंने, है ना। Rn इज इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर बाय एटॉमिक नंबर। क्या जी, आसान था कि मुश्किल था, मुझे बताओ जरा, है कमेंट सेक्शन में बताना एक बार मुझे कैसा लगा, इजी था कि मुश्किल था, है ना। लंबी चौड़ी कैलकुलेशन दी होती है किताबों के अंदर, मैंने देखो कितना सिंपल तरीके से आपको बता दिया। अब इसी के एक स्पेशल केस देखो हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि हम हर बार बात जो करेंगे ना वो हाइड्रोजन एटम की करेंगे। क्यों सर? क्योंकि बोर ने सारी टेस्टिंग जो है वो हाइड्रोजन एटम पर ही करी थी, ठीक है ना। तो आओ एक बार हम स्पेशल केस लेते हैं फॉर एच एटम। अब एच एटम के पास तो एक ही शेल है, तो एन इसका क्या लेंगे? 1 लेंगे। जेड भी क्या लेंगे जी? 1 ही लेंगे। हाँ या ना बोलो, है ना। अच्छा, आपका आर एन क्या था सर? आर एन था 0.53, है ना, एन स्क्वायर बाय जेड। सही, तो एन भी 1 पुट कर दो, जेड भी 1 पुट कर दो, तो आर एन निकल के क्या आ गया? 0.53 आ गया। असल में इसको ना आर नॉट बुलाते हैं सर। ये आर नॉट वो डिस्टेंस ऑफ, नहीं नहीं नहीं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच नहीं है ये। इसको आर नॉट बस एक कांस्टेंट के रूप में बुलाते हैं, या फिर आप इसको रेडियस ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हो, ठीक है ना। इट इज रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रेडियस ऑफ एच एटम। एच एटम की रेडियस निकालने का भी यही है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम के लिए ए की पावर ऐसे 0 लगता है ना, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। बहुत इजी, बहुत इजी। आओ फिर एक क्वेश्चन भी करवाता हूं आपको इसके ऊपर, बढ़िया सा सवाल लो। लो जी, कह रहा है इन टर्म्स ऑफ बोर्स रेडियस ए नॉट। ए नॉट अगर बोर्स की रेडियस ले ली, यानी इसने आर नॉट को ए नॉट ले लिया, बोर रेडियस भी बोलते हैं इसको। हाइड्रोजन एटम की रेडियस को बोर्स रेडियस भी कहते हैं। ये जो अभी आपने निकाली ना, इसको बोर्स रेडियस भी कहते हैं, ठीक। तो आ जाओ फिर इस क्वेश्चन पे वापस लौट के आ जाओ फिर, ठीक है। कह रहा रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम कितना होगा? ले भैया, सेकंड ऑर्बिट पूछ रहा है आपसे, तो आपको पता है जो आर एन होता है वो होता है 0.53 एन स्क्वायर बाय जेड। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है तो जेड को 1 डालोगे, और सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है तो एन को 2 डालेंगे। आजा भैया, आर एन इज इक्वल टू 0.53 क्या है? वही ए नॉट ही है ये, है ना। और एन यानी 2 का स्क्वायर बटे में 1 करेंगे तो 4 टाइम्स ए नॉट आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। आसान था कि मुश्किल था? बहुत इजी। तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं पास्ट में भाई, ठीक है। तो इजी है, चैप्टर इजी है पूरा यार, है ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अब चलते हैं भाई, हम लोग टाइम पीरियड की चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई, टाइम पीरियड का सीधा फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आप सीधा फॉर्मूला याद करो, ठीक है। तो मैं आपको इसको डिराइव भी करके दिखा देता हूं। तो लो भाई, अभी अभी आपने रेडियस देखी थी, हमने रेडियस निकाली थी, है ना भाई, है ना भाई, अभी अभी हमने रेडियस निकाली थी। आइए अब एक काम करते हैं, टाइम पीरियड से पहले एक बार वेलोसिटी निकाल लेते हैं, फिर इकट्ठे टाइम पीरियड भी निकाल लेंगे, ठीक है। आओ एक बार वेलोसिटी निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो वो घूम रहा है कितनी स्पीड से घूम रहा है, ठीक है ना। कैसे आएगा ये? देखो बहुत सिंपल है, आप जानते हो L इज इक्वल टू mv/r, NH/2 पाई के बराबर होता है। देखो बेसिक्स तो वही है, उन्हीं में दोबारा घुसना पड़ेगा अपने को। यहां से इस बार हम v लिख लेते हैं, तो v क्या होता है? NH/2 पाई m इंटू आर। अब r क्या था? अब r ये रहा आपका पूरा, ये रहा h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर, ठीक है ना। तो r आपका क्या है? h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर e स्क्वायर के एम, यही है 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर के एम, बिल्कुल ठीक है। n स्क्वायर बाय z हो गया, n स्क्वायर बाय एटॉमिक नंबर हो गया, यही था ना भाई। इस r को उठाओ और यहां रख दो, खत्म हो गया। ऐसे निकलते हैं, बहुत इजी फॉर्मूले भाई, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया? NH अपॉन 2 पाई, m तो है ही है, r को उठाओ या पूरा पुट कर दो इसको। क्या क्या पुट करोगे? h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर के एम और n स्क्वायर बाय z, ठीक है जी। काटो अब जो कटता हो, काटो काटो, m से m काटो, ठीक है, पाई से पाई काटो, ठीक है, 2 से 2 भी काट दो, ओके। और क्या कट रहा है भाई? ओहो, इस n से ही n भी कट रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है।
अच्छा, बाकी सब कांस्टेंट बच गए, उसको हम सीधा सीधा लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो V इज इक्वल टू H यहां बचा, हाँ, अच्छा एक H से एक H भी तो कटेगा, ले भैया, ले भैया, एक H से एक H भी कट गया, है ना। अब क्या रह गया यार, अब देखो ये डिवाइड के डिवाइड वाले सारे ऊपर चढ़ा दो, कौन कौन ऊपर चढ़ जाएगा, 2 चढ़ जाएगा ऊपर, हाँ, पाई चढ़ जाएगा ऊपर, पाई स्क्वायर था ना, पाई भी ऊपर, 2 भी ऊपर, पाई भी ऊपर, ई स्क्वायर भी ऊपर, के भी ऊपर, जेड भी ऊपर, एन यहीं रह जाएगा नीचे, है ना। और डिवाइड बाय, यहां नहीं बचा कोई, यहां नहीं बचा कोई, यहां नहीं बचा कोई, एच बचा हुआ है यहां पे, है ना, बस एच बचा हुआ है, ये लोग यहां बच गए। तो अल्टीमेटली आप ये देखो कि जो वेलोसिटी है वो जेड बाय एन के प्रोपोर्शनल आ रही है, हाँ या ना। तो असल में आप इसको ना ऐसे करके वी नॉट लिख सकते हो, इसको डायरेक्टली अगर लिखना हो आपको तो आप ऐसे लिख सकते हो, v इज इक्वल टू वी नॉट और z बाय एन, z बाय एन, रेडियस n स्क्वायर बाय z के प्रोपोर्शनल थी, ये z बाय एन के प्रोपोर्शनल है। और ये वी नॉट क्या होता है जानते हो, एक मिनट रुको, मैं लिख देता हूं इसको वी नॉट को, है ना। हेयर वी नॉट इज 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। और आप ये जानते हो ये लाइट की स्पीड का 137 पार्ट होता है, 137th पार्ट होता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से बच्चे इसको याद रखते हैं, आप भी इसको हजम कर लो। अब आ जाते हैं यार हम फटाफट से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पर, इसको एक ही झटके में देख लेते हैं। देखो यार, टाइम पीरियड का क्या सीन है, फ्रीक्वेंसी का क्या सीन है, इसे कैसे कैलकुलेट करना है। सीधा फॉर्मूला रट्टा लगवाने का मतलब नहीं है कोई भी, है ना, थोड़ी डेरिवेशन जरूरी है, क्योंकि आ गई तो फिर क्या करोगे, है ना। ठीक है, तो टाइम पीरियड देखो यार, बहुत सिंपल है। देखो, कभी भी हम पूरा डिस्टेंस देखते हैं तो वो 2πr होता है ना। और टाइम पीरियड का मतलब होता है एक चक्कर निकालना। तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, तो आप उसको लिख सकते हो कि भाई जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। वाह सर वाह, क्या बात है ना। तो टी को ले जाओ ऊपर और 2πr डिवाइड बाय वी आ जाएगा यहां पे, बात सही है ना। तो टी फॉर अ टाइम पीरियड। अब ये जो वी है ये आपने अभी भी देखा था, क्या होता है भाई वी, सर 2πr डिवाइड बाय वी जो है वो वी अभी अभी हमने निकाला, वी नॉट जेड बाय एन। हाँ सर, ये है वी नॉट जेड बाय एन। अच्छा, क्या आर को भी लिख सकते हो, हाँ उसे लिख सकते हैं एन स्क्वायर बाय जेड, ये देखो याद करो, है ना भाई, या फिर 0.53 एन स्क्वायर बाय जेड, बात एक ही है। तो आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड लिख लेता हूं इसको, सही है। आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, है ना, और ये आ जाएगा वी नॉट जेड बाय एन। अब तू देख कुछ कटवट नहीं रहा यहां, ये एन जाके ऊपर एन क्यूब बन गया, जेड जेड मिलके जेड स्क्वायर बन गया, है ना। तो अल्टीमेटली ऐसे लिखा जाएगा 2π आर नॉट बाय वी नॉट, ठीक है, एन क्यूब बाय जेड का स्क्वायर, है ना। ये सारा कांस्टेंट है, इसको टी नॉट लिख देते हैं बस, कोई ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है ना। इसको अपन टी नॉट लिख देते हैं सीधा सीधा। तो बस टाइम पीरियड इतना ध्यान रखना आप, टाइम पीरियड इतना ध्यान रखना कि प्रोपोर्शनल होता है एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर के, ठीक है ना। टी नॉट एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको आप, ठीक है जी। मैं दोनों को ही डब्बा बंद कर रहा हूं क्योंकि दोनों ही काम की चीज है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी पे आ जाओ एक बार। अच्छा, आप ये जानते हो फ्रीक्वेंसी इनवर्स होता है टाइम पीरियड का। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड, हाँ या ना, 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड, सही है ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी को हम न्यू लिखें, 1 डिवाइड बाय टी लिखें, तो टी क्या है, टी नॉट एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर, पुट कर दो टी नॉट एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर, ये चला गया ऊपर, तो न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट जेड स्क्वायर अपॉन में एन क्यूब आ गया, ठीक है जी। अगेन कुछ भी ऐसा आपको न्यू नॉट की वैल्यू, टी नॉट की वैल्यू हर जगह याद रखने की जरूरत नहीं है, आप यही याद रख लो बस के z के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और n के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, इतना याद रख लो बस, बहुत है, ठीक है। करो हजम फटाफट, फिर एनर्जी पे चलते हैं। आओ भाई फटाफट से, ये आप रीड कर लेना, मैंने ऑलरेडी समझा दिया इसको, ठीक है ना। आइए फटाफट से एनर्जी पर चलते हैं। देखो भाई, एनर्जी न्यूक्लियस के लिए अगर आपको देखना है तो न्यूक्लियस तो अंदर जेड ही है, लेकिन आपको एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, सही बात है ना।
तो इसकी टोटल एनर्जी निकालने के लिए आपको इसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी। आइए शुरू करते हैं फटाफट से। टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा हाफ mv²। कहां से लाएंगे इसको, देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होती है, अब इन दोनों के बीच की होगी वो पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो ये आएगी k q1 q2 अपॉन में r², नहीं सिर्फ r ही आता है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इसका mv² से कोशिश करना निकालने की। देखो यार, आप जानते हो कि इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी सेंट्रीपिटल वाली, है ना, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होती है, ये बार बार बात हो चुकी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv² अपॉन में r, और इलेक्ट्रिक फोर्स होती है k q1 q2 बाय r², है ना। तो q यहां पे एक e है, दूसरा वाला ZE है, डिवाइड बाय दोनों के बीच में R रेडियस है ना। तो R का स्क्वायर कर देते हैं, एक R से एक R कट भी गया, तो यहां से mv² हमने निकाल लिया, क्या kZe² अपॉन में R। उठा के यहां पुट कर दो mv² की जगह पर, ये हो जाएगा हाफ mv² की जगह पर kZe² अपॉन में R। ठीक है, प्लस में k q1 q2 बाय R के लिए क्या करेंगे, देखो पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, तो E और ZE फिर से वैसे ही, पर इस बार साइन के साथ लिखना होता है, ये शायद आप जानते होगे बात, है ना। तो K है, Q1 की जगह पर आप -E लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा साइन के साथ ही लिखी जाती है। ये वाला होगा प्लस में ZE, क्योंकि भाई अंदर तो प्रोटॉन भरे हुए हैं तो पॉजिटिव चार्ज, और डिवाइड में R है। ठीक है, तो यहां से बेटा क्या निकल के आया, ये निकल के आया K ZE² अपॉन में 2R माइनस k ZE² अपॉन में R। अल्टीमेटली निकल के आएगा, देखो ये 1 में से हाफ माइनस हो रहा है विद अ माइनस साइन, तो ये माइनस जिंदा रहेगा क्योंकि ये बड़ी क्वांटिटी है, ये छोटी की। देखो kZe² बाय R, kZe² बाय R तो है, ये हाफ है, ये 1 है, पर ये 1 नहीं है, -1 है, तो माइनस तो करना ही पड़ेगा। तो एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, पर माइनस साइन भी डोमिनेटेड रहेगा, यानी ऐसे लिखोगे आप -12 kZe² बाय R। समझे क्या, है ना। तो ये आ गई बेटा आपकी टोटल एनर्जी। और हमेशा ध्यान रखना, कभी भी टोटल एनर्जी किसी भी चीज की नेगेटिव में आए तो समझ जाओ कि कर्जा बैठा हुआ है, समझ जाओ कि कर्जा चढ़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन कर्जे में ही है तभी तो घूम रहा है, ये बाइंडिंग एनर्जी से बंधा हुआ तभी तो घूम रहा है। इतनी ही एनर्जी अगर आपने इसको और दे दी तो ये छूट जाएगा, इसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर आपने जितनी एनर्जी नेगेटिव में है उतनी ही प्लस में डाल दी तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी। अरे भाई, अगर -10 जूल इसके पास एनर्जी है अभी, और मैंने इसमें +10 जूल डाल दी, तो -10 + 10 इज 0 ना, तो इसके पास 0 एनर्जी हो जाएगी, फिर ये छूट के कहीं भी जा सकता है, तो इसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। खैर ठीक है ना, अभी के लिए इतना ही समझो कि इसके पास टोटल एनर्जी क्या है, -12 kZe² बाय R। अब इसको हम ढंग से लिखते हैं, देखो R को आप ऑलरेडी जानते हो, R क्या है, R है R0 यानी 0.53 n² बाय Z। ये देख, सबसे पहले रेडियस ही लिखी थी हमने, सबसे पहले हमने क्या निकाली थी, रेडियस ही निकाली थी, ये देखो, है ना, 0.53 n² बाय Z, सही है ना। तो इसको हम पुट कर देते हैं n² बाय Z। आ जाओ भाई, ये हटाते हैं क्योंकि अभी पूरी बात नहीं हुई है। तो -12 kZe², R की जगह पे R0 n² बाय Z। ठीक है, अब देखिए Z जाएगा ऊपर तो Z² बन जाएगा, बाकी सारे कांस्टेंट एक तरफ आ जाएंगे, तो टोटल एनर्जी निकल के क्या आ जाएगी, इसको E से ही लिख देता हूं, बार बार TE नहीं लिख रहा, E से लिख देता हूं, है ना, माइनस जो कांस्टेंट है इकट्ठे कर लो, कौन कौन कांस्टेंट है, K Z R0 और 2, K Z ऊपर है, Z नहीं सॉरी KE² अपॉन में 2 R0। ठीक है, ये सब लोग कांस्टेंट है, Z चला गया ऊपर तो Z का स्क्वायर बन गया वो, और अपॉन में n², Z² बाय n²। ठीक है, और शायद आप इस चीज को जानते भी होंगे, सारे कांस्टेंट मिलाकर के 13.6 बनता है। ठीक है ना, शायद आप लोग 11th क्लास में केमिस्ट्री पढ़े होंगे, थोड़ी बहुत तो जानते होंगे कि -13.6 Z² अपॉन में n² बनता है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो यही याद रखना आपको। ठीक है, तो एनर्जी का प्रोपोर्शनैलिटी समझ में आ गई। एनर्जी प्रोपोर्शनल किसके है, Z² बाय n² के है, बहुत सिंपल। ठीक है ना, अब आप किसी H एटम के लिए इसको निकाल भी सकते हो। ठीक है ना, ये देखो
एनर्जी लेवल क्या है भाई, एच एटम के लिए आप जानते हो अगर एच एटम लिया है तो जेड क्या रहेगा, 1 रहेगा उसका, ठीक है। एन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। आपने पुट करते चले गए, आप इसमें पुट करते चले जाओ, है ना। के शेल के लिए क्या होगा सर, के शेल के लिए N1 होगा, एल शेल के लिए N2 होगा, एम शेल के लिए N3 होगा और एन शेल के लिए 4 होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप इसमें पुट करते जाओ, एनर्जी निकालते जाओ, E1 की आ जाएगी, E2 की आ जाएगी, E3 की आ जाएगी और ऐसे ही E4 की आ जाएगी और सबकी निकाली हुई है ऑलरेडी। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है एनर्जी किसकी, के शेल की। उससे ज्यादा एनर्जी किसकी है, -3.4 एल शेल की है। फिर आती है -1.5 एम शेल की और 0.85, ठीक है ना। आप एक चीज नोट करो, जैसे जैसे हम शेल्स में बाहर जा रहे हैं एनर्जी रिड्यूस हो रही है ना। तो जैसे जैसे मतलब बढ़ रही है उसका नेगेटिव पना रिड्यूस हो रहा है, मतलब कर्जे से मुक्त होता जा रहा है धीरे धीरे। इलेक्ट्रॉन कर्जा मुक्त होता जाता है, जैसे जैसे वो ऊपर वाले शेल्स में जाएगा उसमें एनर्जी बढ़ती जाएगी तो वो धीरे धीरे फ्री होने की तरफ जा रहा है, आजादी की तरफ जा रहा है। वो बात समझना, है ना। कर्ज रहेगा तो आजादी नहीं मिलेगी, कर्ज मुक्त हो गया तो फिर आजादी मिल जाएगी और फैल जाएगा। ये समझ गए ना, क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो किसी भी nth ऑर्बिट के अंदर बेटा -13.6 Z² बाय n², ये आपका फॉर्मूला रहता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। और इसी से हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी भी बोल देते हैं कि एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है Z² बाय n² के। ठीक हो गया, हजम कर लो फटाफट से सारी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई लाइन स्पेक्ट्रम की बात आती है, यही इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बहुत इजी है। देखो क्या किया गया कि हाइड्रोजन का सैंपल लेकर के व्हाइट लाइट डाली गई, स्लिट से पास करी गई और प्रिज्म में जब जाकर के डिटेक्ट हुई, प्रिज्म के थ्रू जाके जब डिटेक्शन हुई तो देखने में आया कि काफी सारी लाइंस बन रही है, कुछ कलर्ड स्पेक्ट्रम बन रहे हैं और कुछ कलर्ड नहीं भी है, यानी इनविजिबल स्पेक्ट्रम भी जो है डिटेक्ट हो पा रहा है, ठीक है ना। तो इस बेसिस पर 5 साइंटिस्ट लोगों ने अपना अपना काम किया, लेकिन सबसे पहले रिडबर्ग ने इस चीज को उठाया। रिडबर्ग ने यह बोला, कह रहा भाई किसी भी चीज का 1/λ कहलाता है वेव नंबर। वेव नंबर ऐसे डिनोट होता है न्यू बार से, इसको बोलते हैं वेव नंबर, ठीक है जी, वेव नंबर कहते हैं इसको। कह रहे किसी भी चीज का वेव नंबर जो होता है वो इस फॉर्मूले से निकल करके आता है। ये आर क्या है, आर को बोला रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोला, रिडबर्ग कांस्टेंट। फॉर्मूला ये है और इसकी वैल्यू लगभग 10⁻7 ले लो, 1.09 ना भी याद रखो कोई बात नहीं, ठीक है ना। इजी आंसर निकल के आ जाता है। 1/n² - 1/n², ये n1² n2² क्या है, इसको देखो। इसने बोला कि भाई ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये आपका n1 शेल है, ये आपका n2 शेल है। कभी भी इलेक्ट्रॉन n2 से n1 की तरफ आके गिरेगा तो आपको पता है कि क्या करेगा, ये एनर्जी रेडिएट कर देगा, h न्यू, E = h न्यू, यानी hc/λ का एक फोटोन निकलेगा। यही लैम्डा यहां से निकल के आएगा। बोला जितने का ये फोटोन निकलेगा ना वो वेवलेंथ यहां से निकल के आ जाएगी, इस फॉर्मूले से निकल के आ जाएगी। तो इससे क्या आइडिया लगेगा, इससे आइडिया लगेगा कहां से कहां आपने इलेक्ट्रॉन गिराया है, मतलब किस शेल से आके किस शेल पे इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, और जो वो गिर रहा है तो कितना फोटोन का, कितनी वेवलेंथ का फोटोन जो है वो एग्जिट कर रहा है, एमिट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, वो यहां से निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ बात। तो 1/λ = r और ब्रैकेट में 1/n² - 1/, n1 वो लेना है जहां पे बाद में गिरा, n2 वो लेना जहां से आया था। अब उल्टा भी हो सकता है कि कभी नीचे से ऊपर गया हो, तो भी आप देख सकते हो कितना वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुआ है। तब वेवलेंथ एमिट तो नहीं होगी ना, तब वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी, तो वो भी निकल सकती है इस रिडबर्ग के फॉर्मूले से। ऐसा प्यारा फॉर्मूला भाई देके गया अपने को, ठीक है ना। याद रखना n1 मतलब बाद वाला और n2 मतलब पहले वाला। जहां से आया है वो n2 है, जहां पे गिरा है वो क्या है, n1 है। ध्यान रखिएगा, बस यही बात इसमें ध्यान रखने वाली थी, ठीक है। तो लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और पीफंड, इन पांचों ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए अलग अलग कैटेगरी पकड़ के। इन्होंने कैटेगरी क्या पकड़ी मैं आपको बताता हूं। लाइमन बोलते हैं कहीं से भी आके गिरे फर्स्ट ऑर्बिट पे आके गिरना चाहिए। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया
कि N1 आपने 1 लेना है, N2 आपका कुछ भी हो सकता है। N2 क्या था? बाद वाला, मतलब N1 क्या है? बाद वाला, N2 क्या? पहले वाला। पहले कहां से आ रहा है? कहीं से भी आए। तो उसकी कैटेगरी को स्टडी किसने किया? लाइमन ने, कि 2 से आके गिरे 1 पे, 3 से आके गिरे 1 पे, 4 से आके गिरे 1 पे, फिफ्थ शेल से आके गिरे फर्स्ट शेल पे। समझ गए ना? तो L से आए तो K पे ही आए, M से आए तो K पे ही आए, N से आए तो K पे ही आए। फिर ऐसी बामर ने क्या किया? nth ऑर्बिट से आए लेकिन सेकंड पे आके गिरे, तो इन्होंने N1 क्या ले लिया? 2 ले लिया। और N2 क्या? N2 कुछ भी हो सकता है, फिर 3 4 ऊपर वाला ही होंगे ऑब्वियसली, नीचे से ऊपर तो स्टडी नहीं किया, ऊपर से नीचे स्टडी किया है ना। तो N2 कौन से होंगे? फिर वो थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा, सेवंथ होगा, एट, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए इन्होंने फॉर्मूला स्टडी किया। पाशन ने क्या किया? इन्होंने थर्ड ऑर्बिट ले लिया, थर्ड ऑर्बिट। ऐसे ही इन्होंने फोर्थ ऑर्बिट ले लिया और इन्होंने फिफ्थ ऑर्बिट ले लिया। ठीक है, ये कहां से आ रहे थे? अब थर्ड ऑर्बिट पे आगे गिरा है तो चौथे से या पांचवें से या छठे से आगे गिरेगा, चौथे पे आगे गिरा तो पांचवां छठे से आगे गिरेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से उन्होंने स्टडी किया और ये पाया कि लाइमन सीरीज जो थी वो यूवी रेज एमिट होती दिख रही थी। दिख तो क्या ही रही थी, मतलब डिटेक्ट हो पा रही थी कि भाई यूवी रेज है यहां पर। ऐसे ही बामर ने विजिबल रेज को फाइंड किया, यानी विबग्योर फाइंड किया। मैंने बोला ना, कलर्ड भी दिखा, कलर्ड भी थी, कलर्ड स्पेक्ट्रम भी आया, और वो थोड़ा सा आया बामर के वजह से। ठीक है ना, बामर के वजह से। तो विजिबल रेस की स्टडी किसने करी थी? बामर ने करी थी। ये पूछ सकता है आपसे। उसके बाद इंफ्रा, और इसको फार इंफ्रा बोलते हैं। ये सब फार इंफ्रारेड डिटेक्ट कर पाए। ठीक है ना, ध्यान रहेगी वाली बात। तो पूछ सकता है आपसे कि विजिबल रेस कब दिखी? जब सेकंड वाले शेल पर आकर के, हाइड्रोजन एटम पे ही हुआ था सारा, ये H एटम पे ही सारी स्टडी हुई है। सेकंड ऑर्बिट पर आकर के कहीं से भी इलेक्ट्रॉन गिरे, चाहे थर्ड से आए, चाहे फोर्थ से आए, चाहे फिफ्थ से आए, चाहे सिक्स से आए, तो कलर्ड स्पेक्ट्रम निकाल रहा है। बढ़िया, होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अब बोर ने एक्सप्लेनेशन कैसे दी थी इस पर, ये तो आप शायद ऑलरेडी 11 में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी समझा देता हूं। देखो, मान लो कि इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिट में है और वहां से वो अंदर वाले ऑर्बिट में गिरा, तो गिरा तो फिर एनर्जी रेडिएट करेगा ना। जो अभी देखा, इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए इन लोगों ने, तो अलग अलग वेवलेंथ एमिट हो रही थी ना, तो एनर्जी एमिट होती है, रेडिएशन एमिट होता है। ठीक है ना। अब इसको समझाया कैसे? उसने बोला कि भाई E2 - E1 कर दो। भाई जितनी एनर्जी इसकी है, जितनी एनर्जी का रेडिएशन बाहर आ रहा है, वो कहां से आया है? वो दिस एनर्जी माइनस दिस एनर्जी तो आया। अब यहां पर कुछ एनर्जी है, माइनस कर दो यहां वाली एनर्जी को, तो देख E2 - E1 कर रखा है, और ये hc/λ के इक्वल। hc/λ क्या है? h न्यू ही तो है, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन ही तो है। भाई फोटोन की एनर्जी तो होती है ना h न्यू, लाइट की एनर्जी क्या है? h न्यू, hc/λ। तो वहीं से देखो ये बना दिया। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इजीली समझ में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और इसके ऊपर डी ब्रोगली साहब ने भी, डी ब्रॉई नाम तो याद होगा आपको, डुअल नेचर में पढ़ा था, इसको भी एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कैसे बोला, सुनो। उन्होंने कहा देखो, मेरे को पता है कि जो डी ब्रॉई वेवलेंथ होती है वो h/mv होती है, हाँ या ना? होती है। ठीक है, अब बोर की बातों को डी ब्रॉई कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, जरा सुनना। मस्त चीज है ये भी। उन्होंने बोला कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो उसका मास बहुत कम है, और मास बहुत कम है तो उसकी वेवलेंथ यानी उसका वेव नेचर दिखता है। तो इन्होंने वेव के फॉर्म में दिखाया इसको। और ये वेव्स पता कैसी थी? ये वेव्स थी स्टैंडिंग वेव्स। जिन बच्चों ने क्लास 11th के अंदर स्टैंडिंग वेव्स पढ़ी है, वो शायद इस बात को थोड़ा सा समझ पाए कि स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होता है तो वो स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट करता है। ठीक है ना, तो ऐसी इस प्रकार की वेव्स रहती हैं उसकी। ठीक है, अब देखो 2πr n के बराबर है, ये कैसे समझ में आया? देखो 2πr का मतलब क्या है? 2πr का मतलब है पूरा गोला घूमना, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस के ऊपर ही वेव्स बन रही हैं। कितने लैम्डा बन रहे हैं? जितने ही बन रहे होंगे, पूरे पूरे लैम्डा बन रहे होंगे। तो n लैम्डा के बराबर ले लिया, n टाइम्स लैम्डा। भाई कितना भी n हो सकता है अब तो ये, ठीक है ना भाई। तो n लैम्डा के बराबर, तो 2πr को क्या ले लिया? n लैम्डा के इक्वल ले लिया। अब आपको पता है कि आप लैम्डा को यानी वेवलेंथ को h/mv लिख सकते हो। किसने बोला था ये किसने बोला था? ये बोला था डी ब्रॉई ने। तो डी ब्रॉई वेवलेंथ उठा करके आपने यहां पे रख दी, ये बन गया NH/mv। mv को ले जाओ r के साथ 2π ले जाओ नीचे, ये बन गया mvr। mvr ही l होता है, तो l आ गया NH/2π के इक्वल। तो जो बोर ने अपनी थ्योरी में कहा था, वो बात कहीं ना कहीं डी ब्रॉई ने भी कोरिलेट कर दी, उसी बात को एक्सप्लेन कर दिया, उसी बात को मैथमेटिकली निकाल के दिखा दिया कि देख, हां, एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो घूम रहा हो वो
NH/2 पाई के इक्वल होता है। ठीक है जी, इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चंस मैं जरूर आपको करवा रहा हूं, जरा देखो। कह रहा था रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अब लास्ट लाइन का क्या मतलब होता है भाई? लास्ट लाइन का मतलब है इंफिनिटी। लास्ट लाइन कहां से आके इलेक्ट्रॉन गिर रहा है? बोले इंफिनिटी से। लास्ट लाइन क्या होगी? इंफिनिटी होगी। और बामर सीरीज की बात कर रहा है। बामर सीरीज का मतलब कहां पे आके गिरेगा? अब बामर ने विजिबल रेज में तैयारी करी थी, आपको पता है ना? तो ये नंबर 2 पे आकर, यानी इंफिनिटी से आकर के सेकंड ऑर्बिट में गिरा, तो उसको बोलेंगे बामर सीरीज। ठीक है ना? और लास्ट लाइन यानी इंफिनिटी ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन कौन सी थी? पहले वाली, जिसने फर्स्ट ऑर्बिट की यानी यूवी रेस की स्टडी करी थी। तो उन वेवलेंथ का रेशियो बोल रहा है। अब पहले एक बार रिडबर्ग फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखा दूं बेटा। ये होता है 1/λ इज इक्वल टू आर। ठीक है, जिस पे आके गिरा वो पहले लिखते हैं, तो 1/n1 स्क्वायर, और जहां से आ रहा है वो बाद में लिखते हैं। ठीक है ना भाई? तो n2 स्क्वायर ये बनता है। अब इसी फॉर्मूले को 2 बार लिखेंगे, एक बार बामर के लिए, आजा भाई, फिर एक बार लिखेंगे इसको किसके लिए? लाइमन के लिए, फिर दोनों का रेशियो निकाल देंगे। ठीक है, तो 1/λ इज इक्वल टू आर। कहां पे आके गिरा है सर? 2 पे आके गिरा है, तो 1/2 का स्क्वायर और 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। जहां से आया है वो इंफिनिटी है, इधर आ जाओ। 1/λ लाइमन के लिए निकाल रहे हैं आर। आके गिरा किस पे है? 1 पे आके गिरा है, तो 1 पे आके गिरा है, इंफिनिटी से आया है, ऐसे ही लिखेंगे। बात सही है। सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा। 1/λ इज इक्वल टू आर, तो आर है, और ये 0 हो जाएगा, यानी ये 1/4 होगा, है ना? दिस विल बी 1/4, तो r/4 हो गया ये। यस और नो? और वो हो जाएगा r/1। बहुत इजी है। ठीक, किसका किसका रेशियो निकालना था? पहले बामर फिर लाइमन, यानी λb/λl का रेशियो निकालना था। λb कैसे आएगा? रेसिप्रोकल कर दो, ये 4/r हो जाएगा, वो 1/r हो जाएगा, r से r कट जाएगा, 4:1 आ जाएगा। 4:1। ठीक है ना? यानी 4 आंसर हो गया इसका। लो जी, ये क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बच्चों को दिक्कत देता है क्वेश्चन, मैं आपको साफ बताऊं, इसलिए ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। कह रहा है इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, उसी की करेगा भाई सिलेबस में। रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अरे भैया, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होता है? सबसे लंबी वेवलेंथ। और याद करो, जितनी लंबी वेवलेंथ होगी उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी कम एनर्जी होगी। हाँ या ना? ये बात आपके माइंड में आनी चाहिए। अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम, तो एनर्जी भी कम। तो आप मुझे बताओ कि सबसे कम एनर्जी आपको किस केस में मिलेगी? और ये लाइमन का पूछ रहा है। फिर वही लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ही पूछ रहा है किसमें? बामर सीरीज में भी। मुझे बता, बामर सीरीज का मतलब क्या है? कि सर 2 पे आना चाहिए, पर कहां से? लाइमन का मतलब क्या है? सर 1 पे आना चाहिए, पर कहां से? बस यही सोचना है कि कहां से। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको वो सोचवाएगी कि कहां से आना है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कम, एनर्जी कम। तो एनर्जी सबसे कम कब होगी? जब उससे जस्ट ऊपर से आएगा। मतलब 2 पे आके गिरे तो 3 से आए। तू खुद सोच, 4 से आके अगर 2 पे गिरेगा तो ज्यादा एनर्जी नहीं लूज करेगा क्या? 5 से आके गिरेगा तो सर और ज्यादा एनर्जी लूज, 6 से आके सर और ज्यादा एनर्जी लूज, 7 से तो आपको वो नहीं चाहिए, आपको चाहिए कम से कम एनर्जी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी कब बनेगी? जब जस्ट ऊपर से आके गिरेगा। यहां पे भी क्या करोगे? जस्ट ऊपर से ही गिराओगे इसको, खत्म। अब रेशियो निकालना है, निकाल देते हैं, है ना? 1/λ पहले किसका लिखें भाई? लाइमन का लिख लेते हैं, बाद में बामर लिख लेंगे भाई। आर आके गिरता है तो 1 पे, तो 1 का स्क्वायर। आए कहां से? 2 के स्क्वायर से। बोलो हाँ या ना? सिमिलरली यहां पर भी बामर के लिए वेवलेंथ निकालनी है। यस सर, आर। आके गिरे कहां पे सर? 2 पे आके गिरे। आए कहां से? 3 से आए। ले भाई, आया समझ में कि नहीं? क्या कर पाओगे इसको खुद से सॉल्व? चल मैं कर देता हूं, कोई नहीं, घबरा मत। ठीक है, तो 1/λl इज इक्वल टू आर। ये हो गया बेटा 1, ये हो गया 1/4, है ना? ऐसे यहां पर भी आ जा, ये बामर वाला आर, ये है 1/4, ये है 1/9। ठीक है जी, तो 1/λ लाइमन वाला 3/4 हो जाएगा। यस और नो? और ये वाला बामर वाला 9 चौक 36, है ना? और 9 - 4 5/36 हो जाएगा।
सही है, सिंपल एलसीएम है और कुछ नहीं है यार, है ना, कर सकते हो, सभी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो बस आपने क्या करना है, रेशियो निकालना है, पहले लाइमन फिर बामर। तो लेमडा एल बाय लेमडा बी करने का, लेमडा एल क्या है, रेसिप्रोकल कर दो भाई, 4/3r हो जाएगा, होल डिवाइड बाय 36/5r हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। r से r उड़ा दो, 4/3 यहां आ गया, 36/5 यहां आ गया, ठीक है ना। 4 से भी काट दोगे तो 9 पे कट जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5/9 27, 5/27 है क्या, ये ले भाई, 5/27 इज द आंसर। बोलो यार, कोई दिक्कत तो बोलो। होमवर्क में ट्राई करना इसको, इजी है, ठीक है जी। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म सुन लो बस, उसके बाद ये एटम चैप्टर खत्म, फिर न्यूक्लियर स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म सुन लो, जैसे एक टर्म आपने सुनी, केमिस्ट्री में सुनी होती है टर्म्स, एक होती है आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकालने के लिए एटम में से। देखो, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। कंप्लीट रिमूवल, नॉक ऑफ कर दिया आपने इलेक्ट्रॉन को, जैसे कैरम की गीटियां खेलते ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन को टक करके बाहर निकाल दिया, उसमें कितनी एनर्जी लगेगी, उसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। यानी किसी एटम को आयन बनाने के लिए, किसी एटम को आयन बन जाएगा ना, जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा तो आयन ही बन जाएगा बेचारा वो, ठीक है। देवदास तो पारो चली जाएगी छोड़ के, तो पारो ही जाती है, कौन जाती, चलो ठीक है, मैंने देवदास देखी नहीं वैसे, है ना, आप भी ना देखें, देवडी भी नहीं, वो नशेड़ियों वाली है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा था, यानी जब कोई एटम आयन बन रहा हो तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, ये बहुत सिंपल है। एक्साइटेशन का मतलब होता है कि एक ऑर्बिट नीचे वाले से ऊपर वाले में लेके जाने के लिए, तो सिंपली डिफरेंस निकाल लोगे। और आयनाइजेशन निकालनी हो तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, वो बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी उसको। आप चाहते हो कि कंप्लीट आजाद हो जाए इलेक्ट्रॉन, तो उसका कर्जा उतार दो ना, उसे कर्ज मुक्त कर दो ना, तो यह है कर्ज मुक्त एनर्जी। कितना कर्जा उस पर है उतनी एनर्जी ही कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, और पॉजिटिव में होगी। ऐसी एक्साइटेशन क्या है कि लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट, यानी अभी के पे है तो के से एल पे ले जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन। दोनों का डिफरेंस चाहिए होगा, सिंपल है ये तो बहुत, ठीक है। तो केमिस्ट्री के अंदर आप ये सब चीजें पढ़ते हो, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा न्यूक्लियाई। आओ देखो, अब एटम के इलेक्ट्रॉन भूल जाना, अब बात कर रहे हैं अंदर वाले की। जो मैंने अभी इशारे करे हैं हाथों से, इसको आप कभी म्यूट पे सुनना तो आपको बहुत फनी लगेगा, ठीक है। आपको लगेगा सर कोई डांस कर रहे हैं, डोला रे डोला, है ना। तो म्यूट पे नहीं सुनने का, लेकिन ठीक है ना, जो म्यूट पे सुने वो मुझे एक बार बता देना, ठीक है ना, कि म्यूट पे देख रहे कि सर ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां देखो, न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस का प्लूरल। भाई न्यूक्लियस तो हो गया एक, कई सारे न्यूक्लियस हो गए तो बोलते हैं न्यूक्लियाई, ठीक है। तो न्यूक्लियाई क्या है, प्लूरल है, जैसे एटम एटम्स, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियाई होता है। तो ये प्लूरल है बेटा न्यूक्लियस का। बच्चों को पता ही नहीं होता, चैप्टर का नाम पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर पढ़ रहे हैं पर पता ही नहीं है कि न्यूक्लियाई चीज क्या होती है। एक से ज्यादा न्यूक्लियस जब होते हैं तो न्यूक्लियाई बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। ये सेंट्रल कोर होता है एटम का, बात तो सही है। इलेक्ट्रॉन के बिना क्या बचेगा, न्यूक्लियस ही बचेगा। डिस्कवर्ड ड्यूरिंग अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना, जो रदरफोर्ड के निर्देशों में हुआ था। साइज निकल के क्या आया था न्यूक्लियस का, 10⁻⁻15, फर्मी कहते हैं इसको, फर्मी, है ना, 1 फर्मी। तो यही कुछ डिस्टेंस होता है, यही कुछ रेडियस होती है किसकी, न्यूक्लियस की। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर के बनता है न्यूक्लियॉन। क्या मतलब हुआ सर इस बात का, भाई न्यूक्लियॉन का मतलब है फैमिली मेंबर। अब फैमिली मेंबर में पापा भी हैं, मतलब मेल मेंबर भी हैं, और मम्मी भी है, दादी भी है, यानी फीमेल मेंबर भी है, बहन भी है। तो समझ गए ना, तो मेल फीमेल आप अलग ना करो तो क्या बोलोगे, फैमिली मेंबर है। ऐसे ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग ना करो तो न्यूक्लियॉन बोल दो। तो न्यूक्लियस का परिवार कौन है, न्यूक्लियॉन से मिलकर बना हुआ है। तो प्रोटॉन भी एक न्यूक्लियॉन है और न्यूट्रॉन भी एक न्यूक्लियॉन है, बात को समझना, ठीक है। 9th में बताते हैं सब बातें, तो वैसे बच्चों को पता होती है। फिर एक चीज आती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लाइड। न्यूक्लाइड क्या होता है, न्यूक्लाइड होता है कभी भी रिप्रेजेंट किया जाए किसी न्यूक्लियस को इन टर्म्स ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर, जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं,
और दूसरा मास नंबर या एटॉमिक मास नंबर भी कहते हैं इसको, लेकिन मास नंबर इज इंपॉर्टेंट क्योंकि मास नंबर एटॉमिक मास नहीं होता, क्लोज हो सकता है लेकिन वो सेम नहीं है। मास नंबर का मतलब होता है, बात को समझो, मास नंबर होता है कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं उनका सम। कि जैसे मान लो एक न्यूक्लियस के पास 10 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो मुझे बताओ मास नंबर क्या होगा। शाबाश, फटाफट जल्दी से। कोई ऐसा एटम है, कोई ऐसा न्यूक्लियस है जिसमें 10 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, तो बताइए उसका मास नंबर क्या होगा। तो 10 में 12 जोड़ दिया 22, 22 क्या होगा उसका मास नंबर होगा। एटॉमिक नंबर तो उसका 10 ही रहेगा। और न्यूक्लियाइड एलिमेंट के सिंबल को एक्स लिख सकते हो, तो न्यूक्लियाइड पूरा जो लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा, एक्स लिखा, उसके पैर में लिखा 10 और उसके सर पे लिखा 22। तो ऊपर लिखते हैं ए, नीचे लिखते हैं जेड, समझ गए ना। ए माइनस जेड करोगे तो एन निकल के आ जाएगा, यह भी एक तरीका है, यह भी एक तरीका है ना। तो ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन या n इज इक्वल टू ए माइनस जी, जो मर्जी कह लो, एक ही बात है ना। ये मास नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए a माइनस जेड आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल बातें थी, ये इंट्रोडक्शन था, आगे बढ़ते हैं। देखो यार, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, z मतलब एटॉमिक नंबर ही होता है, और एटॉमिक नंबर का मतलब कितने प्रोटॉन हैं, और a मतलब मास नंबर, इसका मतलब होता है कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन दोनों का सम कितना है, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो लगभग 1800 गुना ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 टाइम्स, 1800 गुना भारी है प्रोटॉन, ठीक है। लिखा है हाइड्रोजन के लिए 11, इसका न्यूक्लाइड लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का लिखा हुआ है 8 और 16, यानी 8 इसका एटॉमिक नंबर है, 16 इसका मास नंबर है। दोनों को माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन निकल के आ जाए, 16 में से 8 गए 8, 8 ही न्यूट्रॉन है, 8 ही प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं, तो 8 ही इलेक्ट्रॉन भी है ना। तो इसके पास 8 न्यूट्रॉन है ना, 8 प्रोटॉन और 8 ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन की बात एक बार कर लेते हैं। हाँ जी, हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन है सर? प्रोटॉन इसके पास 1 है, इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन इसके पास है ही नहीं। देखो 1 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, है ना। ये 1 इसका मास नंबर है, 1 इसका एटॉमिक नंबर भी है, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा, यानी इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है जी, लिखा हुआ एटॉमिक मास इज अ वेरी वेरी स्मॉल, सो वी डिफाइंड सम अल्टरनेटिव यूनिट्स ऑफ एटॉमिक मास। कौन कौन से अल्टरनेटिव यूनिट है एक बार सुनो। एक यूनिट का नाम होता है एएमयू, सुना होगा आपने, एटॉमिक मास यूनिट। केमिस्ट्री में बहुत डिटेल है, फिजिक्स में उतनी डिटेल नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी सुनते जाओ, ठीक है। तो ये एटॉमिक मास यूनिट यानी 1 एएमयू कैसे डिफाइन किया जाता है, इसको सुनो। देखो 1 एएमयू डिफाइन करने के लिए कार्बन का एटम लिया जाता है, वो भी C12 क्योंकि C14 भी एग्जिस्ट करता है, आइसोटोप्स है ना ये, केमिस्ट्री पढ़े होंगे आपने आइसोटोप्स, तो ये आइसोटोप है ना, तो इसका C12 वाला आइसोटोप का मास देखना होता है अपने को, ठीक है ना। अब आप सोचोगे सर कार्बन ही क्यों और कोई क्यों नहीं? बेटा सबसे ज्यादा एग्जिस्टेंट है नेचर में, अबंडेंट है नेचर में कार्बन, सब जगह कार्बन ही कार्बन है, हम पूरे कार्बन से मिलके बने, हमारा खाना पीना सारा कार्बन से, दवाइयां सारी कार्बन से, प्लास्टिक सारा, लकड़ी सारी, अब कपड़े सारे, हर चीज तो कार्बन की ही है, आसपास देखो तो, है ना। तो कार्बन बहुत है, अबंडेंट है कार्बन। तो मास ऑफ क्या लिया गया? एक कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम 12 एमयू के बराबर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 12 एमयू कार्बन एटम का मास है, एक कार्बन एटम का। यहां से 1 एमयू को डिफाइन कर लिया जाता है। 1 एमयू क्या हो जाएगा? 12 से डिवाइड होके आ गया, और एक कार्बन 12 का जो मास था उसको 12 से डिवाइड किया तो ये 1.66 इंटू 10 की पावर -27 निकल करके आता है। बेटा ये याद रखोगे, अच्छी बात है, नहीं तो आपके बोर्ड एग्जाम की जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका जस्ट एक पन्ना पलटना, ये सब दिया होता है वहां पर, ठीक है। लेकिन याद भी रखोगे तो क्या बुरा है, 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg, किलोग्राम के अंदर ये एएमयू का कन्वर्जन है। याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, अंदाजे में रहती है चीजें ना बहुत सारी। तो लगभग प्रोटॉन का जो मास है ना वो इतना ही है, 1 एएमयू के बराबर ही है लगभग। और मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रॉन का भी लगभग इतना ही है, थोड़ा ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का, थोड़ा सा ज्यादा, पर लगभग बराबर ही लेते हैं इसको। तो ये भी 1 एमयू के बराबर ही है, ये भी 1 एमयू के बराबर ही है, क्योंकि ये भी केजी में है, ये किलोग्राम है, ठीक है, ये भी किलोग्राम है।
इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, लिखा ही हुआ है। चलो ठीक है, ये kg, ये एएमयू में नहीं निकाल सकते आप इसको, एएमयू लिखने के, ये 0 एएमयू है, समझ लो, है ना, ये लगभग 0 एएमयू के बराबर है, समझ गए ना, क्योंकि ये इससे बहुत छोटा है यार। -27 -31 1000 गुना, मैंने बोला 1800 गुना छोटा है इलेक्ट्रॉन का मास, 1800 गुना, तो बहुत फर्क है। ठीक है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लगभग बराबर सा मास होता है, और यही दोनों मिला करके किसी भी न्यूक्लियस का मास बनाते हैं। कोई आपसे पूछे न्यूक्लियस ही क्या, एटम का भी मास बनाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो कुछ मास है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन का तो कुछ खास मास होता ही नहीं है, तो फिर मास बना कौन रहा है, मास बनाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सही है, तो कभी भी आप एटॉमिक मास सुनोगे ना, तो आपको यही देखने को मिलेगा कि इन्हीं को ऐड किया जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को भाव नहीं देते क्योंकि बहुत कम है, बहुत कम मास है उसका। ठीक है ना, 1800 गुना कम है। ठीक है जी, आइए कितने प्रकार के न्यूक्लियाई होते हैं वो समझ लेते हैं, मैंने नाम लिए भी थे, फिर से ले देता हूं। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आपने बचपन में सारे पढ़े हैं, मैं फटाफट से पढ़ के आगे बढ़ाता हूं। आइसोटोप बेटा वो होते हैं जिनका नीचे वाला सेम होता है, ऊपर वाला अलग होता है, जिनकी टोपी अलग है, टोपी, आइसोटोपी, टोपी, जिनकी टोपी अलग है वो आइसोटोप है। ठीक है, जिनकी टोपी अलग है वो क्या है, वो आइसोटोप है। तो ऊपर वाले देखो अलग है, यानी मास नंबर अलग है, पर एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है तो देखो एलिमेंट भी सेम ही होंगे, लिखा हुआ देखो, एटॉमिक नंबर इज सेम, एटॉमिक मास नंबर इज डिफरेंट, मास नंबर अलग है, देखो इसका 14, इसका 12। तो वो C12 जो मैं कह रहा था ना, इसी को लेकर के, रेफरेंस लेकर के 1 AMU को डिफाइन किया गया, 1 एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया गया। ठीक है, फिर एक C14 आइसोटोप भी मिलता है दुनिया भर में। ठीक है, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स होते हैं जिनका ऊपर वाला सेम होता है, नीचे वाला अलग हो। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे याद करवाता हूं, जिनकी टोपी अलग हो वो आइसोटोप, जिनका बेस अलग हो, बार्स, बार से बेस याद करना, बेस, जिनका बेस अलग हो वो क्या है, वो आइसोबार है। तो आइसोटोप आइसोबार में ऐसे सिंपल डिफरेंस निकाल सकते हो। आइसोटोन्स क्या होते हैं सुनो, आइसोटोन्स वो होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन सेम आता है, देखो कर सकते हो आप, 15 में से 7 गए, 16 में से 8 गए, दोनों में 8-8 ही आंसर आ रहा है ना, तो जिनके न्यूट्रॉन सेम होते हैं बाई चांस वो ऐसे क्लब करके आइसोटोन्स कह दिए जाते हैं। आइसोबार मतलब जिनका ऊपर वाला सेम नीचे वाला अलग, आइसोटोप वो जिनका नीचे वाला सेम ऊपर वाला अलग, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। कुछ यूनिट्स काम आते हैं बेटा, मैं ऑलरेडी आपको दिखा देता हूं वो यूनिट्स। ठीक है, ये इनमें से कुछ दिए भी रहेंगे, ऐसा नहीं कि सारे रट नहीं पड़ेंगे आपको, इनमें से दिए भी रहेंगे क्वेश्चन पेपर के, जस्ट क्वेश्चन पेपर ऐसे खोलोगे ना इस तरफ होंगे। ठीक है, दिए भी रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको आइडिया तो होना चाहिए, आइडिया तो लगा करके आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, 1 AMU बेटा मैंने आपको बता दिया 1.67 या 1.66 10 की पावर -27 kg। ठीक है, फिर एक होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको बोलते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, ये क्या होता है, देखो सबसे पहले आप एक इलेक्ट्रॉन समझो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझो क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, और जब इसके आगे मेगा वर्ड लग जाए ना, एम लग जाए ना, इसका मतलब प्लस है ये 10 की पावर +6, इसमें और मल्टीप्लाई हो गया। कभी भी कहीं मेगा लगा हुआ दिखे तो 10 की पावर 6 इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ध्यान रखोगे बात, 10 की पावर 6 क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई इसमें, और फर्दर मल्टीप्लाई और हो रहा होगा, इसे बोलते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सुना भी होगा आपने कि इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का करंट एनर्जी दी गई है, ऐसे करके कई न्यूज वगैरह अगर आप पढ़ते होगे तो आपको पता होगा, सेमीकंडक्टर्स के अंदर ऐसे दिए जाते हैं एनर्जीज, कहीं कहीं पर बात होती है ऐसी। ठीक है ना, या न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पढ़ोगे तो भी आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखोगे जगह जगह पर लगा हुआ। ठीक है, खैर E = mc² में जो मास कन्वर्ट होता है पूरा पूरा एनर्जी के अंदर, वो एनर्जी जो निकल करके आती है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, ये जनरली याद रखते हैं बच्चे, आप भी इसको याद रखिएगा। ठीक है, और ऐसे ही आया ये, है ना, E = mc² है ना, तो मास ले लिया किसका, 1 AMU मास ले लिया, लाइट की स्पीड ले ली, उसका स्क्वायर कर दिया, एंड अल्टीमेटली निकल करके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आती है। तो इसको याद रखिएगा बेटा, काम आती है ये। ठीक है, एक ये याद रखना, एक ये याद रखना, एक ये याद रखना, ये 3 चीजें याद रखोगे, थोड़ा आइडिया चीजों का लगा पाओगे। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर साइज को, थोड़ी सी डेरिवेशन है छोटी सी, वो भी सुन लो। देखो न्यूक्लियर साइज यानी न्यूक्लियस का साइज किस पे डिपेंड करता है, बोलते हैं कि भाई ये डिपेंड करता है कि कितने फैमिली मेंबर हैं। भाई कोई फैमिली कितनी बड़ी है वो कैसे डिपेंड करेगा, ऐसे ही ना कि उसमें मेंबर कितने हैं।
भाई किसी परिवार में मान लो 20 मेंबर हैं, तो काफी बड़ा घर चाहिए होगा, काफी स्पेस चाहिए होगा, कई सारे कमरे होंगे, बड़ा सा घर होगा, ऐसा अपन इमेजिन कर सकते हैं। और कोई फैमिली मान लो 3 ही लोगों की है, तो अरे भाई 1 BHK में भी रह लोगे, फ्लैट में रह लोगे 1 BHK। ज्यादा से ज्यादा बड़ा बच्चा हो गया तो 2 BHK काफी रहेगा, अगर 3 लोगों की फैमिली है तो। अब यही 4 की, 5 की, 6 की फैमिली हो गई तो फिर तो भाई हो सकता है 3 BHK लेना पड़े, यानी 3 रूम का सेट लेना पड़े आपको, या 4 BHK लेना पड़े, वो आप समझ सकते हो बात को, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है, देखो जो साइज होगा वो एटॉमिक मास नंबर पर ही, यानी न्यूक्लियॉन्स पर ही तो डिपेंड करेगा ना, ठीक है। तो इसका आप डेरिवेशन कैसे करना है, सुनो। देखो भाई, ये जो न्यूक्लियर साइज है, ये वैल्यू नहीं, वॉल्यूम वॉल्यूम है ये, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होगी न्यूक्लियस की, वो प्रोपोर्शनल होगी कि कितना मास नंबर है, यानी ए के, है ना। तो V क्या होता है, वॉल्यूम क्या होती है भाई, देखो स्फेयर मानो, आप स्फेयर मानोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल होगा ए के, हाँ या ना बोलो, है ना। अब यहां से आर क्यूब निकाला जा सकता है, अच्छा ये भी कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को भी के लिए इग्नोर करते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी है ना सामने, तो कांस्टेंट को भी के लिए इग्नोर करो। आप ये देखो कि रेडियस का जो क्यूब है वो प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, मास नंबर के, है ना। और रेडियस प्रोपोर्शनल हो जाएगी फिर ए की पावर क्यूब रूट के, ए का क्यूब रूट हो गया, है ना। तो इसको जब आप इक्वल करते हो ना, तो रेडियस पता क्या निकल के आती है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस क्या निकल के आती है, R0 टाइम्स मास नंबर का क्यूब रूट। और ये R0 जानते हो क्या होता है, अभी लिख देता हूं, ये समझ में आ गया, है ना। अब R0 क्या होता है पता है, R0 होता है बेटा फर्मी डिस्टेंस, ये 1.2 फेम्टोमीटर या 1.2 फर्मी, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है जी। 1.2 फेम्टोमीटर या 1.2 फर्मी, ऐसे लिखते हैं इसको। तो ये हो गया R इज इक्वल टू R0 की जगह पर 1.2 फर्मी ए की पावर क्यूब रूट, मतलब ए को क्यूब रूट ले लिया, खत्म। ऐसे करके रेडियस निकल के आती है किसी भी न्यूक्लियस की, ठीक है, बहुत सिंपल है। ऐसी बेटा हम क्या करते हैं कि न्यूक्लियर डेंसिटी भी निकालते हैं। डेंसिटी क्यों निकालते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये कांस्टेंट रहती है। हाँ अभी देखना, न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करने जा रहा हूं आपसे, ठीक है, फटाफट से देखो। न्यूक्लियर डेंसिटी, भाई किसी भी चीज की डेंसिटी क्या होती है सर, डेंसिटी स्टैंड्स फॉर मास अपॉन में वॉल्यूम, हाँ सर सही बात है ना। अच्छा किसी भी न्यूक्लियस का मास कैसे बनता है सर, मास बनता है कितने उसके पास न्यूक्लियॉन्स हैं, मल्टीप्लाई में उनका मास कितना है, मतलब एक न्यूक्लियॉन का मास कितना है। तो मास पूरे न्यूक्लियस का अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा कि भाई कितना मास नंबर है यानी ए, है ना, और कितना एक का मास है तो इनटू में एम, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। कितने मास नंबर हो गए, मतलब कितने न्यूक्लियॉन्स हैं इनटू में उनका मास कितना है, डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, किसी भी न्यूक्लियस का यही होता है भाई, है ना। तो भी इस आर को हम उठा करके रखते हैं, क्या था, ए इंटू एम डिवाइड बाय 4/3 पाई, आर की जगह पर क्या लिखेंगे, R0, अभी देखा था ना फर्मी वाला 1.2 फर्मी, R0 ए की पावर 1/3, और इसका करना पड़ेगा अपने को क्यूब। अब आप मुझे बताओ ये सॉल्व होके क्या आएगा भाई, ये सॉल्व होके आएगा, क्यूब से एक कट गया, है ना, तो a इंटू एम डिवाइड बाय 4/3 पाई R0 का क्यूब, और ये इससे कट करके सिर्फ a बचेगा। और आप एक चीज देखो, ये a से a कट गया भाई, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, यानी अल्टीमेटली ये पूरा कांस्टेंट ही है, हाँ या ना। अल्टीमेटली क्या है, ये पूरा कांस्टेंट ही है भाई। और ये पता है कितना निकल करके आता है, ये निकल करके आता है 2.3 इंटू 10 की पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि सारे कांस्टेंट ही बचे ना। देखो ऊपर मास आ गया, मास जितना प्रोटॉन का होता है उतना ही न्यूट्रॉन का होता है, वो फिक्स होता है, यानी 1.67 इंटू 10 की पावर -20 पुट कर दिया आपने यहां पे, ठीक है ना, डिवाइड बाय 4/3 पाई R0 का क्यूब, ये क्या था, फर्मी था, ये 1.2 फर्मी का क्यूब कर दिया, इसको सॉल्व किया तो ये निकल के आता है, ठीक है ना। ये फिक्स है, ये फिक्स है, यानी डेंसिटी किसी भी न्यूक्लियस की फिक्स होती है भाई। डेंसिटी डिपेंड नहीं करती मास नंबर पे, रेडियस करती है। यहीं से ये कंक्लूजन निकल के आया, मैं साइड में लिख देता हूं इस कंक्लूजन को ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कभी भी, ठीक है, ठीक है।
जो हमने कैलकुलेशन करी उससे कंक्लूजन क्या निकला? ये निकला कि जो रेडियस होती है न्यूक्लियस की, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये तो डिपेंड करती है मास नंबर के क्यूब रूट के, कोई शक नहीं, देख लिया है हमने निकाल के, ठीक है। लेकिन बेटा जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, ये कांस्टेंट है। ये डिपेंड नहीं करती कि कौन सा आपने गोल्ड लिया हुआ है या सिल्वर लिया हुआ है या कॉपर लिया हुआ है या आयरन लिया हुआ है या सोडियम लिया हुआ है या पोटेशियम लिया हुआ है कि क्लोरीन, कुछ फर्क नहीं पड़ता, डेंसिटी न्यूक्लियस की सबकी सेम है, वो इतनी है। ठीक है। हाँ, रेडियस चेंज हो जाएगी, साइज बढ़ता है घटता है एटम को, पता आपको कि ज्यादा बड़े एटम भी होते हैं, छोटे एटम भी होते हैं, तो वो ए पे डिपेंड करता होता है, मास नंबर पे डिपेंड करता होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर फोर्स कौन कौन सी और कैसी कैसी होती है। देखो, आप जानते हो कि एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये किस पर लगती है? मासेस के बीच में लगती है। इसका न्यूक्लियस के साथ कोई रोल नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस का वैसे ही मास बहुत कम होता है, तो ग्रेविटी उसका क्या ही उखाड़ लेगी, ठीक है ना। एक फोर्स होती है, आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कौन सी है भाई? ये कौन सी फोर्स है? ये फोर्स होती है चार्जेस के बीच में। अब आप ये सोचोगे सर न्यूक्लियस एकजुट कैसे रहता है? उसके पास तो प्रोटॉन्स बहुत सारे हैं, और प्रोटॉन प्रोटॉन तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, वो तो रिपेल करने चाहिए, रिपेल करना चाहिए तो न्यूक्लियस कभी बनना ही नहीं चाहिए। ये न्यूक्लियस बना कैसे हुआ है? अगर ये फोर्स जिंदा है तो दो प्लस प्लस साथ कैसे रह रहे हैं? ये प्लस प्लस रिपेल क्यों नहीं करते? देखेंगे। फिर आती है न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स, इसी के ऊपर अब हम लंबी चर्चा करेंगे। असल में क्या है कि जो न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बहुत ज्यादा ओवरकम करती है, इसको दबा के रखती है। न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में तब आती है, और ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, मैं आपको बताऊं। आप सुन के हैरान हो जाओगे, आप सोचोगे नहीं सर ये तो रिपेल करने चाहिए। प्रोटॉन प्रोटॉन, चलो न्यूट्रॉन की तो बात ही ना करो, पर प्रोटॉन प्रोटॉन तो रिपेल करने चाहिए ना, तो न्यूक्लियस स्टेबल कैसे है? बोले इसलिए स्टेबल है क्योंकि उसके अंदर अलग फोर्स है, उसके अंदर न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स लगती है। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द फोर्स बिटवीन फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट कंस्टिट्यूट द न्यूक्लियस, यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हैरानी वाली बात है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हैरानी वाली बात है। और भैया जिन पे चार्ज नहीं है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, वो भी क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। बड़ी अजीब सी फोर्स है ये न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये इसको बहुत ज्यादा ओवर पावर कर देती है, तो इसकी कहीं औकात रहती ही नहीं इसके आगे, बात यह है। आइए कुछ प्रॉपर्टीज देख ले हम लोग न्यूक्लियर फोर्स की। लिखा है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, खतरनाक फोर्स है। कह रहे 100 गुना तगड़ी है भाई इलेक्ट्रोडिक से। बताओ क्या कर लेगी इलेक्ट्रोडिक? क्या कर लेगी इलेक्ट्रोडिक? उससे 100 गुना तगड़ी फोर्स लगती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, जो कि अट्रैक्टिव है। शॉर्ट रेंज फोर्स है। हाँ, ये एक समस्या है, ये एक समस्या जरूर है। ये फोर्स बड़ी शॉर्ट रेंज फोर्स है, फर्मी डिस्टेंस पे लगती है ये। मतलब जब प्रोटॉन प्रोटॉन बहुत पास आ जाएंगे, फर्मी डिस्टेंस पे बहुत पास, तब जाकर के न्यूक्लियर फोर्स लगेगी। समझ गए ना? अगर ये इतना पास नहीं आए, थोड़ा ही दूर है, मान लो फर्मी डिस्टेंस से ज्यादा पे हैं, तो फिर रिपेल करेंगे। लग रहा ना अजीब सुनने में, पर ऐसा ही है। लिखा है शॉर्ट रेंज्ड फोर्स है भैया। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन 0.8 फर्मी, देखा फेम्टोमीटर यानी फर्मी 0.8 अगर हो गया, इससे ज्यादा हो गया, तो फिर ये अलग काम करेगी, है ना। लिखा है दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। कह रहा डजंट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, कह रहा ये कोई फॉर्मूला वर्मूला फॉलो नहीं करती भाई, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं, यानी 1/r² जैसे इलेक्ट्रिक करती थी, ग्रेविटेशन करती थी, ये नहीं करती। कह रहा डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज, चार्ज की ऐसी की तैसी है तो है, नहीं है तो नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रही है, ये देखो। स्पिन डिपेंडेंट फोर्स है, न्यूक्लियन स्पिन इन सेम डायरेक्शन हैव स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। हाँ, ये बात सही है कि स्पिन पर डिपेंड करती है, किस तरफ न्यूक्लियन स्पिन कर रहा है, क्योंकि प्रोटॉन खाली तो बैठा नहीं ऐसे, न्यूट्रॉन भी ऐसे खाली तो बैठा नहीं कि एक दूसरे मूंगफली छील दे बैठ करके, धूप सेक ले, ऐसा तो नहीं कर रहे, पापड़ सुखा ले नहीं, पराठे खा ले नहीं, ये स्पिन मारते रहते हैं, घूमते रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी घूम रहे हैं। तो जो जो सेम डायरेक्शन में स्पिन करता है ना, वहां पर देखा गया कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। तो थोड़ी सी रिसर्च हुई है इसके ऊपर, रिसर्च चल रही है आगे भी, ठीक है ना, क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल है तो ज्यादा रिसर्च हो पाती नहीं है बात ये, ठीक है। आइए कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इस चैप्टर की आखिरी लेग पर चलेंगे, लास्ट लेग ऑफ दिस चैप्टर पर कुछ सवाल कर लेते हैं। कह रहा रेडियस ऑफ द एल्युमिनियम न्यूक्लियस इज टेकन टू बी RAL, रेडियस ऑफ टेल्यूरियम न्यूक्लियस इज
कितना होगा एल्युमिनियम के टर्म्स में आपको बताना है। देखो यार, आप सभी एक बात छोटी सी जानते हो कि जब भी आर लिखा जाता है वो प्रोपोर्शनल होता है क्यूब रूट ऑफ मास नंबर के, है ना। तो आप दोनों के लिए देख लो, आप एल्युमिनियम के लिए भी देख लो इसको, है ना, और आप टेल्यूरियम के लिए भी देख लो, टेल्यूरियम यही बोलते हैं इसको, टेल्यूरियम, है ना, इज इक्वल टू ए एल्युमिनियम का ए टेल्यूरियम का क्यूब रूट करने का, ठीक है भाई। एल्युमिनियम का मास नंबर कितना है 27 है, टेल्यूरियम का मास नंबर कितना है 125 है, दोनों का ही क्यूब रूट करना होगा। 27 का क्यूब रूट करोगे तो क्या आएगा भाई, 3 3 9 27 तो 3 आएगा। 125 का क्यूब रूट 5 आएगा, तो 3/5 आ गया ये, ठीक है कि नहीं। तो आर एल्युमिनियम आर टेल्यूरियम निकालना था एल्युमिनियम के टर्म्स में, रेसिप्रोकल कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई, 5/3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5/3 आर एल, आर टेल्यूरियम आ जाएगा 5/3 आर एल, ठीक हो गया, सही है, आगे बढ़े। लो जी एक क्वेश्चन और देखो, कह रहा है इफ द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एल 27 वाला 3.6 फर्मी है तो अप्रोक्सीमेट न्यूक्लियर रेडियस कॉपर का कितना होगा। सेम कहानी, आप जानते हो कि आर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर 1/3 के, यानी क्यूब रूट के, बस उसी से निकाल लेंगे अपन, ठीक है ना भाई। तो आर एल्युमिनियम का डिवाइड बाय आर कॉपर का, ए कितना होगा एल्युमिनियम का और ए कितना होगा कॉपर का भी करना पड़ेगा आपको क्यूब रूट, सही है ना। तो एल्युमिनियम का ए कितना है 27 है, कॉपर का ए कितना है 64 है, का क्यूब रूट, और एल की रेडियस आप पुट कर सकते हो कितनी है 3.6 फर्मी, कॉपर की आपको निकाल लेनी है, ठीक है ना भाई। 27 का क्यूब रूट क्या होगा बेटा 3, 64 का क्या होगा बेटा 4, ठीक है। तो 3.6 फर्मी और आरसीयू निकाल सकते हो आप, ठीक है ना भाई। 3.6 डिवाइड बाय 3 इंटू में 4.8 फर्मी आ जाएगा, चलेगा, बढ़िया, आगे बढ़े। चलो भाई, फिर आती है भाई कहानी एनर्जी और मास कन्वर्जन की, जो कि आइंस्टीन साहब ने दिया था, E = mc², ठीक है ना। कह रहा कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी जो है वो कि आइंस्टीन इक्वेशन के थ्रू यूनिफाइड है, मिला रखा है दोनों को, जिसको कहते हैं E = mc²। E क्या है, एनर्जी है, आप जानते हो। M क्या है बेटा, मास है। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस भी कहते हैं इसको, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मतलब आइंस्टीन का ऐसा कहना था कि भाई जैसे दुनिया भी ये कह रही है, डी ब्रॉय साहब भी ये कह रहे थे कि भाई जो मैटर है वो ही वेव है ठीक है ना, और जो रेडिएशन है वो भी मैटर हो सकता है, वो भी वेव हो सकता है। तो जब डुअल नेचर एग्जिस्ट करता है तो क्यों नहीं एनर्जी और मास एक दूसरे में क्या हो सकते, कन्वर्ट हो सकते। तो E = m इंटू लाइट की स्पीड का स्क्वायर, यानी किसी मास को ऐसा समझो कि लाइट की स्पीड से चला दिया जाए तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर मास क्या है असल में, एनर्जी डिवाइड बाय c²। एक्चुअली में आइंस्टीन ने अपनी जो थ्योरी में कहा था वो मास के बारे में कहा था, उन्होंने कहा था कि जो मास होता है वो E/c² है। इसको बाद में बना दिया गया E = mc² याद रखने के लिए, लेकिन असल में वो मास की बात कर रहे थे कि ये मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक। अच्छा, अब इसमें टॉपिक आता है छोटा सा जिसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। आइए सुनिए समझिए कि क्या होता है। देखो हुआ क्या, मैं आपको साफ बात बताता हूं। जब पूरे न्यूक्लियस का इकट्ठा मास किया जाता है तो यह मास कम आता है, और जब इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का मास किया जाता है तो वो ज्यादा आता है। अब ये बड़ी हैरानी वाली बात है। जैसे मान लो कि आपके परिवार के अंदर 6 लोग हैं, मैंने 6 लोगों को इकट्ठे एक तराजू पे खड़ा कर दिया, मैंने कहा भाई सब लोग हाथ पकड़ो, सबने हाथ पकड़ लिया। मैं कहा सब लोग गले मिल जाओ, तो सब प्यार बहुत करते हैं परिवार में, 6 के 6 लोग सब गले मिल गए। मैं कहा जब गले मिले मिले ना तराजू पे चढ़ जाओ, तो वेइंग स्केल के ऊपर चढ़ गए। तो मान लो कि मास निकल करके आया उनका 488 kg, सबका मिला लिया 488 kg निकल के आया, ठीक है ना। अब मैंने कहा भाई आ जाओ वापस उतर जाओ, मैं कहा अब एक एक करके चढ़ो।
अब एक एक करके चढ़ रहे हैं, 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 टोटल मास निकल के आया 500 किलो। आप मुझे बताओ, ये सुन करके आपको अचंभा हो रहा है कि नहीं हो रहा, हैरानी हो रही है कि नहीं हो रही, कि भाई सब इकट्ठे चढ़ रहे हैं तो भाई मास आ रहा है कम, और जब इंडिविजुअल चढ़ के टोटल कर रहे हैं सबका तो मास आ रहा है ज्यादा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या नहीं हो सकता, लेकिन होता है। कब? इंसानों में नहीं, न्यूक्लियस में। जब आपने पूरे न्यूक्लियस का इकट्ठा मास किया, इसके अंदर न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, 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 तो इसके मास को लिख दिया कैपिटल एम, इसके मास को लिख दिया कैपिटल एम, ठीक है। और जब आपने इंडिविजुअल मास किया, ये न्यूट्रॉन का, ये प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, तो ये मास ज्यादा आया, ये मास ज्यादा आया। तो ये डिफरेंस आ क्यों रहा है? कहां से आया ये एक्स्ट्रा मास, या फिर ऐसा बोले कि कहां चला गया इनका मास? जब ये एकजुट होकर के न्यूक्लियस में रहने लगे तो इनका मास कहां गया? तो इसका जवाब आइंस्टीन साहब ने इस तरीके से दिया, या दुनिया ने इन्फर किया आइंस्टीन साहब की क्वेश्चन से, कि जो इनका मास गया है ना, वही एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। जो इन्होंने अपना अपना मास सेक्रीफाइस किया ना थोड़ा थोड़ा, वही एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, वही बन गई न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियस को बांध के रखने वाली एनर्जी। जो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ऑब्वियसली बनी है, वो एनर्जी कैसे बनी? सबने अपना अपना मास थोड़ा 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 गिव अवे कर दिया। आजकल चलता ना यूट्यूब पर, गिव अवे कर रहे हैं जी हम, तो गिव अवे कर दिया मास, और वो मास कहां गया? वो मास एनर्जी में कन्वर्ट होकर के उन्हीं के फायदे में आ गया। तो एक परिवार को जोड़ के रखने के लिए छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। सुना तो होगा, पिताजी भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी खुशियों का, माताजी भी कहीं ना कहीं कर रही है, आपको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है। आपकी इच्छा होती है साइकिल लेने की, आपकी इच्छा होती है बड़ा फोन लेने की, नया फोन लेने की, आपकी इच्छा होती है कि भाई नया लैपटॉप ले लें, आपकी भी इच्छा होती होगी कि भाई बड़ी गाड़ी हो। पर ठीक है, आप अपनी इच्छाओं को थोड़ा मार रहे हो, थोड़ा सा शांत कर रहे हो, घर वाले भी कर रहे हैं, कब के लिए? फ्यूचर का सोच करके। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं ये सब ने भी अपना अपना मास सेक्रीफाइस किया है, ड्रॉप किया है, वो ड्रॉप्ड मास सारा एनर्जी में कन्वर्ट होके इन्हीं के फायदे में लग रहा है, ठीक है। तो जो भी आप सेक्रीफाइसेस कर रहे हो फॉर द बेनिफिट ऑफ द फैमिली, वो कहीं ना कहीं आपके फायदे में रिटर्न वापस आएगी, क्योंकि ये यही कॉस्मोस है, यही फिजिक्स है भाई, है ना। तो जब भी मैं फिजिक्स सिखाता हूं, मैं उसके पीछे का रहस्य भी आपको सिखाता हूं कि सच में जिंदगी कैसी चलती है, ठीक है ना। तो मैं खाली एक फिजिक्स टीचर नहीं हूं, मैं लाइफ कोच भी हूं, ठीक है ना। मेरे से आप लाइफ की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छे से ले सकते हो, ठीक है। कभी जरूरत पड़े जिंदगी में तो आ जाना, ठीक है, लाइफ की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए भी, कि जिंदगी ऐसी क्यों चल रही है ना। सबके अपने दुख है, सबकी अपनी पीड़ाएं हैं, वो पीड़ा कैसे कम होगी, वो पीड़ा कैसे समझेंगे उस पीड़ा को? देखो, कम करना ना करना ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं समझा जरूर सकता हूं कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो कभी आपको कोई समस्या आए तो मुझ तक आप रीच कर सकते हो, ठीक है ना, टेलीग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, वो आपको पता है, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े भी हुए हैं, ठीक है ना, ऐसी समस्याएं भी डिस्कस करते हैं मेरे साथ, आप भी चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। खैर, तो अब जो ये मास का डिफरेंस आ रहा है, इसी को बोला गया मास डिफेक्ट, क्योंकि ये मास ज्यादा था, ये मास कम था, तो फर्क तो है ना, इस फर्क को बोलेंगे मास डिफेक्ट। इसे डिनोट करते हैं डेल्टा एम से, क्योंकि चेंज है ना मास में, डिफरेंस है ना मास में, तो डेल्टा एम। बोले मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल मास ऑफ द इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स, यानी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड दैट मेक अप द न्यूक्लियस, एंड द एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस इटसेल्फ। पूरे न्यूक्लियस का मास कम है और इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का मास क्या है? ज्यादा है। होप आप बात को समझ पाए। तो इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, देखो, मास डिफेक्ट कैसे लिखा जाएगा? मास डिफेक्ट को लिखा जाएगा masses ऑफ, ऐसे लिखता हूं, सम ऑफ masses ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स ज्यादा है, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, पूरे न्यूक्लियस का कंपोजिट मास, इकट्ठा मास। ठीक बात, बढ़िया। मास डिफेक्ट को डेल्टा एम लिख रहे हैं बेटा, इज इक्वल टू इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स कौन कौन हो गए? प्रोटॉन हो गए और न्यूट्रॉन हो गए, तो प्रोटॉन का मास एमपी इनटू में जेड कर देंगे। जेड क्यों? एटॉमिक नंबर, भाई जितना एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर मल्टीप्लाई बाय एक का मास, तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएंगे यहां से, प्लस एन लिख सकते हो, एन ना चाहो लिखना तो ए माइनस जेड लिख सकते हो,
ये भी n ही है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही लिखा हुआ है, a माइनस जेड क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कर दो mn, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये मास ऑफ प्रोटॉन था, मास ऑफ न्यूट्रॉन है ना, माइनस न्यूक्लियस का मास, तो न्यूक्लियस के मास को कैपिटल M लिख लिया जाता है। ठीक है जी, ये बन जाता है इसका फॉर्मूला। ठीक जी, तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, हजम करना जरा इस बात को। ठीक है, और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो मास जाता कहां है, ये मास जाता है बाइंडिंग एनर्जी बनाने में। ठीक है ना, अब ये बाइंडिंग एनर्जी कैसे बनती है, देखो बहुत सिंपल है। आप जानते हो ये बाइंडिंग एनर्जी असल में है तो एनर्जी ही, और एनर्जी होती है mc²। अब यहां पे m कौन सा लेना है, m आपको यहां पे डेल्टा m लेना है, यानी मास डिफेक्ट लेना है। बात को समझो, यहां डेल्टा m को c² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस और नो, क्लियर हुई ना बात। तो बाइंडिंग एनर्जी तब निकल करके आएगी। ठीक है ना, ये है बाइंडिंग एनर्जी। अब बोल रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन का मतलब सुनो, देखो ऐसा है कि बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है वो एनर्जी पर न्यूक्लियन, पहले लिख देता हूं इसको मैं, BE डिवाइड बाय ए क्या हो गया, मास नंबर। ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सुनो, सुनो बात को। देखो बाइंडिंग एनर्जी असल में वो एनर्जी है जो कि ऐसा बोले कायदे से, वो एनर्जी गई कहां थी, जो मास डिफेक्ट वाली एनर्जी डेल्टा M जो गायब हो गया, जो मास गायब हो गया, वो कहां गया, वो एनर्जी में गया। एनर्जी में गया सबको जोड़ के रखने के लिए। और मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे वो तोड़ना हो तो, जो जुड़ा हुआ है मुझे वो तोड़ना है, क्या जुड़ा हुआ है, परिवार, क्या जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियस, और मुझे वो न्यूक्लियस तोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा, उन्हें उन्हीं बाइंडिंग एनर्जी जिससे वो बंधे हुए हैं उन्हें कर्ज मुक्त कर दूंगा, भड़का दूंगा एक दूसरे के खिलाफ, है ना। अगर किसी परिवार को तोड़ना हो तो बहुत ईजी है, दादा के कान में जाकर के दादी के बारे में बक दिया, दादी के बारे में जाकर के बहू के बक दिया, बहू के पति के बक दिया, उनके बच्चे के बक दिया, भाई बहन के आपस में लड़वा दिया, यही तो करना पड़ेगा ना। तो बाहर से जो आप एनर्जी लगा रहे हो एक न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करने में, एक न्यूक्लियस को तोड़ देने में, उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। वो पूरे न्यूक्लियस की होगी, लेकिन सबको तोड़ना पड़ेगा, सबको बरगलाना पड़ेगा, सबको बहकाना पड़ेगा, सबको भड़काना पड़ेगा एक दूसरे के खिलाफ, तो वो कहलाएगी बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, पर सपोज करो किसी एक को भड़काना हो कि भाई दादाजी आओ आपको भड़काते हैं आपके कान भरेंगे, आपको घर से मुक्त करा लेंगे। अब वो परिवार में रह नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं इतना भड़का दूंगा दादाजी को, रोज जाऊंगा दादाजी के कान में कुछ कुछ बकने के लिए, तो दादाजी कहेंगे अच्छा ऐसा है क्या, तो मुझे कम एफर्ट करना पड़ेगा ना। पूरे परिवार को एक दूसरे से लड़वाने में ज्यादा एफर्ट है, एक बंदे को लड़वाने में कम एफर्ट है। तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब क्या है कि एक न्यूक्लियन खींचना हो, चाहे प्रोटॉन खींच ले चाहे न्यूट्रॉन खींच ले, एक खींचना है, तो दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। पढ़ लो, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट, देख रहे हो, देख रहे हो, सेपरेशन आ गया भाई a nucleus into its individual protons and neutron, मतलब एक न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए मिनिमम एनर्जी क्या चाहिए कि भाई एक प्रोटॉन खींच लिया जाए, एक न्यूट्रॉन खींच लिया जाए, वो कितना है ना। या फिर ऐसा भी कह सकते हो कन्वर्सली, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन दोज न्यूक्लियंस बाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस। बात एक ही है ना, जितने से वो बंधे हुए थे उतनी ही देके छुड़वा लेंगे। भाई जितना कर्ज था, मान लो 2 करोड़ रुपए का कर्ज था, तो 2 करोड़ देके ही छुड़वाओगे ना, तो सेम ही बात हो गई ना। कन्वर्सली भी बोलोगे तो भी वही बात बनेगी। तो इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है ना, अब बात को समझना, मुझे एक बार बताओ, अगर कोई परिवार स्टेबल है, अगर कोई परिवार में बिल्कुल भी कलेश नहीं है, बहुत खुश है, तो उनमें तोड़वाने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा, ज्यादा। अच्छा पहले से ही किसी में कलेश है तो कम, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर किसी की कम है तो इसका मतलब न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है। बात को समझ रहे हो, बात को समझ रहे हो। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर किसी की कम है तो इसका मतलब स्टेबल नहीं है, अनस्टेबिलिटी है न्यूक्लियस में, है ना। और किसी की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बात को समझ, अगर ज्यादा है तो मतलब स्टेबिलिटी है, हां या ना, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस और नो। बस यहीं से आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ। ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ आपको सीखना है, बनाना भी है, प्रैक्टिस भी करना है, आ भी सकता है बनाना, ये आया भी हुआ है पास्ट में। ठीक है, अब इस चैप्टर में कुछ बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी चीजें रह नहीं गई हैं, बहुत सारी चीजें कट गई हैं इस चैप्टर में से, लेकिन जो है वो अच्छे से करनी है आपको। तो ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इस ग्राफ के अंदर मैं आपको चीजें दिखाता हूं क्या क्या, घबराना नहीं पहली बात तो इस ग्राफ को देख करके। ठीक है,
सबसे पहले आप वाई एक्सिस पर देखो, यहां पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिखी हुई है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। अबे एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिखी जाती है ना इन सब छोटी छोटी चीजों की, तो मेगा लगा दिया, मेगा मतलब 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। ये जितनी ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये जितनी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। बात समझ में आती है? बढ़िया। इधर क्या रखा गया? इधर रखा गया मास नंबर। मास नंबर का मतलब अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं, वही है, वो मास नंबर है। ठीक बात। अब अगर आप कम मास नंबर की तरफ हो तो आप बात कर रहे होगे हाइड्रोजन की, हीलियम की, लिथियम की, वगैरह वगैरह, है ना। अगर आप कहीं बीच में हो, मास नंबर के बीच में, तो आप कहीं आयरन की बात कर रहे होगे। यहां नहीं, यहां आता आयरन, इधर इधर आता है 56। आप कहीं आयरन की बात कर रहे होगे। और अगर कहीं ज्यादा मास नंबर में चले गए तो आप यूरेनियम की बात कर रहे होगे, प्लूटोनियम की बात कर रहे होगे, वगैरह वगैरह। बात समझ में आई ना? ठीक है ना। तो आप एक बात देखो, ये जो ग्राफ है ये कैसे बन रहा है, ये सबका ग्राफ बनाया गया है, हर हर न्यूक्लियस को पकड़ा, हाइड्रोजन से लेकर के और एंड तक सबको पकड़ा, और सबका ग्राफ देखो कैसे बन रहा है, ऐसा खट 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 चोंच वाला, और फिर उसके बाद ये थोड़ा सा फ्लैटिश हुआ, फ्लैटिश होकर के फिर गिर गया। इससे समझ में आता है कि भाई ये जो गिरा हुआ ग्राफ है ये कम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी देखो कम है। ज्यादा कहां है? ज्यादा आयरन में है। ओ माय गॉड, मतलब सर कहना हम ये चाहते हैं कि आयरन का न्यूक्लियस सबसे स्टेबल है क्या? हां, यही बोल रहा हूं, आयरन का न्यूक्लियस सबसे स्टेबल है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिनकी जिनकी कम होती है वो सब अनस्टेबल है। तो कौन कौन अनस्टेबल हो गया, कायदे से मुझे बताओ, कौन कौन अनस्टेबल हो गया? हाइड्रोजन, ये लोग, लिथियम, हीलियम नहीं, हीलियम थोड़ा ऊपर आता है, हाइड्रोजन से हीलियम थोड़ा स्टेबल है, आपको पता है स्टेबल होता भी है ना। तो हाइड्रोजन से हीलियम थोड़ा स्टेबल है। फिर H2 आ गया, ये प्रोटियम है, ये ड्यूटीरियम है, ये समझते हो ना। अबे H1 H2 समझते हो कि नहीं? H1 H2 H3, इसको कहते हैं प्रोटियम। अबे सब केमिस्ट्री की बातें हैं यार। ये ड्यूटीरियम, ये ट्रीटियम, है ना। अलग अलग न्यूक्लियस है ना भाई। इसके पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, इसके पास एक न्यूट्रॉन है, इसके पास दो न्यूट्रॉन है, 0 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन, है ना। इनके अलग अलग नाम रखे हुए हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं सारे ये। खैर आ जाओ यहां देखो, ठीक है। तो फिर करते 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 सबसे स्टेबल कौन बना? आयरन बना। मतलब बात यह है कि इनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, मतलब जल्दी भड़काए जा सकते हैं, मतलब जल्दी इनका न्यूक्लियस जो है वो तोड़ा फोड़ा जा सकता है। यानी ये चाहेंगे, ये वैसे ही बहुत छोटे हैं, बात को समझना, इनका और टूटेगा नहीं इनका और न्यूक्लियस टूटेगा नहीं, लेकिन ये खुद में बड़े अनस्टेबल है। तो ये कोशिश क्या करेंगे पता? ये कोशिश करेंगे हम जुड़े और ऊपर की तरफ जाएं, क्योंकि जब ये जुड़ते हैं तो हीलियम की तरफ जाते हैं, हां या ना। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ता है यानी दिखाता है फ्यूजन, है ना। जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं ना ये दिखाते हैं फ्यूजन। तो यहां होता है न्यूक्लियस का फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं जिसको, समझ गए ना। और जो बड़े वाले होंगे इनका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम, इनका भी बहुत कम है। इनका कम है तो ये क्या और जुड़ेंगे क्या? नहीं, इनका न्यूक्लियस काफी अनस्टेबल है, तो ये क्या करेंगे? ये करेंगे फिजन। सुने तो है ना भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन। तो बड़े वाले फिजन करके तोड़ के स्टेबल है, ये जोड़ के स्टेबल है। ये तोड़ के स्टेबल है, ये तोड़ के ऊपर उठते हैं, ये जोड़ के ऊपर उठते हैं। ऊपर उठना है इस ग्राफ में, सबको ऊपर उठना है। इस ग्राफ में सबको ऊपर उठना है, सबको आयरन बनना है। आयरन तो बन नहीं पाएंगे लेकिन कोशिश करेंगे उस तरफ जाने की। तो ये जुड़ के ऊपर जाएंगे, ये टूट के ऊपर जाएंगे। आपको पता है यूरेनियम टूटता है तो क्रिप्टॉन, बेरियम बनता है, 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन है ये। नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, बता दूंगा, ठीक है। तो ये टूट के स्टेबल है, ये जोड़ के स्टेबल है। ये फ्यूजन, वो फिजन करना, अल्टीमेटली इनको क्या है? ऊपर की तरफ बढ़ना है, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं कि स्मॉल एलिमेंट्स फ्यूज टुगेदर। ये फ्यूज हो रहे हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा इनका। गलती से भी मत समझ लेना, गलती से भी ये मत समझ लेना कि केमिकल रिएक्शन होता, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होके सर H2 बना लेती होगी। केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियस घुस जाता है फ्यूज हो रहा है, ठीक है। तो स्मॉल एलिमेंट्स फ्यूज टुगेदर
टू गेन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड बिकम स्टेबल। ठीक, और वो बिग एलिमेंट्स यानी बिग न्यूक्लियस जो है फिजन्स इनटू स्मॉलर डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं इसको, बच्चे बनाना, डॉटर न्यूक्लियाई टू हैव लो, ओ सॉरी लो नहीं, हाई, टू हैव हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है जी, तो देखो क्या लिखा हुआ है ग्राफ से, क्या ऑब्जर्व हुआ, लाइटर न्यूक्लियर हेवर न्यूक्लियर नॉट स्टेबल, दोनों ही स्टेबल नहीं है। आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसकी वैल्यू देखो 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, काफी ज्यादा है। कर द पीक्स इन द ग्राफ शो दैट दीज न्यूक्लियर मोर स्टेबल देन द नेबरिंग। जैसे हीलियम की बात मैंने करी थी आपसे कि हीलियम देखो ऊपर आया हुआ, ये हीलियम आया हुआ, लेकिन ये हाइड्रोजन है, देखो कितना फर्क है। फिर लिथियम यहां है ना, फिर ऐसे ऐसे करके पीक्स बन रही हैं, तो अपने पड़ोसियों से ज्यादा स्टेबल है हीलियम। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट एट द रेंज ऑफ 30 से लेकर के 170, ये आप चेक कर सकते हो, 30 से लेकर के, है ना, यहां कहीं 30 है और यहां कहीं 70 है, ठीक है ना, 170 है, तो यहां से लेकर यहां तक लगभग फ्लैटिश है सारा। ये इस फ्लैट में भी हल्की सी जो पीक है वो आयरन की है, बाकी अदरवाइज तो ये फ्लैट है। तो ये सारे फिजन फ्यूजन नहीं दिखाते, ये मत समझना कि सब लोग फिजन फ्यूजन दिखाते हैं। काफी बड़ी रेंज ना फिजन दिखाती है ना फ्यूजन दिखाती है, काफी बड़ी रेंज एलिमेंट्स की, स्टेबल ही है, हर कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी नहीं करता, बात ये है। ठीक है जी, इसमें एक छोटे सा टॉपिक और आता है बेटा, ऐसे ही है ये, इसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, कितना मास डिफेक्ट है डिवाइड बाय कितना मास नंबर है। ठीक है ना, कि मास नंबर के हिसाब से कितना मास गया हुआ है, इसको पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। कितना न्यूक्लियस अच्छे से पैक्ड है, जितना पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव होता है स्टेबिलिटी को डिनोट करता है, जितना पॉजिटिव होगा अनस्टेबिलिटी को डिनोट करेगा, सीधी सी बात। ठीक है ना, रेशियो ऑफ मास डिफेक्ट एंड मास नंबर, ठीक है ना, ये बताता है कितना स्टेबल है कितना अनस्टेबल है। ये भी एक तरीका है पता करने का कि न्यूक्लियस कितना अच्छे से पैक्ड है। ठीक जी, एक क्वेश्चन देखो और ट्राई करो इस क्वेश्चन को। देखो भाई, इसमें क्या है, कह रहा है कि मास लिथियम न्यूक्लियस का दिया हुआ है आपको, नहीं, लेस देन लिखा हुआ। अच्छा, मतलब वो कह रहा है कि जो न्यूक्लियस का मास है ना, वो उसके सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन से इतना कम है। तो ये क्या है फिर, ये क्या दिया हुआ है, पूरे न्यूक्लियस का मास बोल रहा है कम है अपने इंडिविजुअलों से, तो इसका मतलब ये बेटा डेल्टा एम दिया हुआ है, ये मास डिफेक्ट है, दिस इज डेल्टा एम, और डेल्टा एम कितना गिवन है 0.042 यू, एएमयू के टर्म्स में है, इसको एएमयू भी कह सकते हो आप, है ना, एएमयू के टर्म्स में मास दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। तो आपसे एनर्जी पूछेगा, देखो बाइंडिंग एनर्जी पूछा ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछी आपसे, बताइए लिथियम न्यूक्लियस की कितनी होगी। तो यार बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है ना। और आपसे पर न्यूक्लियन पूछा, यानी 1U के लिए पूछ रहा है आपसे, तो 1U के लिए आप, है ना, फॉर 1U मास कितना एनर्जी होता है भाई, 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसी के टर्म्स में देखो निकालने को बोल भी रहा है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में। सही बात है कि नहीं, ठीक है ना, बस आपने कुछ नहीं करना, पुट कर देना इसको यार, ठीक है। डेल्टा टाइम कितना है 0.042 है, ठीक है, और 931.6 इसको पुट किया और मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना इसको, खुद से कर लेना भाई, ठीक है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इसको करने का एक तरीका और भी है, इजी तरीका है, आप इस 931 को 1000 मान लो, ठीक है, नियर आंसर टिक करने के लिए भाई, मतलब ये आप ऑब्वियसली इसको सब्जेक्टिव में नहीं कर पा, सब्जेक्टिव में तो आपको इसको करना ही पड़ेगा, इसको इसके पोस्टमार्टम आपको पूरा करना पड़ेगा, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूं इसको आप 1000 मान लो, एक बार 1000 मानोगे तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, 42 के नजदीक 46 बैठा हुआ, आंसर इसका ए है, ठीक है। क्लियर हुआ ना, तो थोड़ी चालाकी भी चला सकते हो अगर एमसीक्यूज हैं तो, ठीक है, जरूरी नहीं कि 931 को सॉल्व करने बैठ जाओ बेवकूफों की तरह, ठीक है ना, ऐसे काम नहीं करने का, ठीक है जी। चलिए कंक्लूजन्स पर आते हैं हम लोग इस ग्राफ के। कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जो वैल्यू है वो अगर हाई है,
ठीक है। सो देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दैट बाइंड द न्यूक्लियॉन्स, यानी न्यूक्लियॉन अच्छे से बंधे हुए होंगे अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है तो। बात सही है। कह रहा है अगर ए 30 से कम होता है, जो कि छोटे एलिमेंट्स है ना, छोटे एलिमेंट्स है, दे शो न्यूक्लियर फ्यूजन, वो फ्यूजन दिखाएंगे, है ना। और जिनका ए 170 से ज्यादा होता है वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए स्प्लिट होंगे, यानी कि फिजन दिखाएंगे। बात सही है कि नहीं? तो ये जितनी बातें लिखी हुई है सारी आपको पता होनी चाहिए, आपके पास ये नोट होनी चाहिए, ठीक है ना। अब फिजन और फ्यूजन की थोड़ी सी बातें सुन लो। एक आधा मैं आपको रिएक्शन बता देता हूं, सारी रिएक्शंस की जरूरत नहीं है आपको लर्न करने की, बाकी अगर आपको करना चाहो तो कर सकते हो भाई। एनसीईआरटी के अंदर जो जो रिएक्शन दिए हुए हैं इक्का दुक्का रिएक्शन ही है, वो आप कर सकते हो चाहो तो, ठीक है ना। मैं आपको रोकूंगा टोकूंगा नहीं कि जो पढ़ना चाहे वो पढ़े, ठीक है, लेकिन बोर्ड के अंदर ऐसे डायरेक्ट रिएक्शन लिखने तो नहीं आते हैं इनके, ठीक है। खैर फिर भी मैं आपको एक फिजन का रिएक्शन करवा देता हूं, ठीक है। लिखा है देखो, when the nucleus of an atom splits into lighter nuclei, यानी डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं जिसको, एक बड़ा एटम टूट के छोटे छोटे एटम बनाता है, द प्रोसेस इज टर्म्ड एज न्यूक्लियर फिजन कहते हैं इसको। लिखा है when each atom splits a tremendous amount of energy, बहुत सारी एनर्जी निकल के आती है, बहुत सारी, है ना। कंपेरेटिवली लेस एनर्जी इज नीडेड टू स्प्लिट एन एटम इन अ फिजन रिएक्शन, यानी कि इसका एग्जांपल है एटॉमिक बम। कह रहा है कि अगर उसको ट्रिगर करवाना हो तो कम एनर्जी चाहिए, लेकिन जैसे ही वो फटता है खूब एनर्जी निकलती है। कहां से आई वो एनर्जी? बोले जितना भी मास खो गया था बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में, वही वापस मिल गया है, ऐसा समझ लो, इंडिविजुअल पार्टिकल्स को, ठीक है ना। तो एक रिएक्शन में आपको करवा देता हूं जिसके अंदर हम लोग यूरेनियम को लेते हैं, U-235 को, ठीक है, और इसको हम बॉम्बार्ड करवाते हैं न्यूट्रॉन से। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आकर के इसको बॉम्बार्ड करता है, मतलब मारता है इसको आके, ठीक है। अब क्या करेगा, इसके न्यूक्लियस में आके बैठ जाएगा। स्लो मूविंग जानबूझ के रखा गया है, क्योंकि अगर फास्ट मूविंग हुआ तो चीर के निकल जाता है भाई। हाँ, फास्ट मूविंग हुआ ना तो फिर कुछ नहीं इंपैक्ट दिखा पाएगा, क्योंकि यूरेनियम का न्यूक्लियस काफी बड़ा है, उसमें एक न्यूट्रॉन आया फूस करके निकल गया आर पार होके, ठीक है। तो एक न्यूक्लियस फास्ट मूविंग नहीं होना चाहिए, स्लो मूविंग अगर होगा तो तंग करेगा इसको आकर के, है ना। अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा, उसमें बैठेगा, है ना, साइड वालों को ऐसे से धक्का मारेगा, अरे थोड़ा उधर हो ना, अरे तू भी थोड़ा उधर हो ना, अरे तू भी थोड़ा उधर हो, इस तरीके से इसको धक्के पड़ते हैं। जब इसे धक्के पड़ेंगे ना तो इसके अंदर का जो न्यूक्लियस पहले से ही अनस्टेबल जो था, स्टेबल तो ये था नहीं, पहले ही बेचारा अनस्टेबल था, इसमें एक न्यूट्रॉन और आके अपनी जगह मांगने लग गया। तो क्या होता है कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं ना कोने वाले, वो फर्मी डिस्टेंस से बाहर निकल जाते हैं, और जैसे ही फर्मी डिस्टेंस से बाहर निकलेंगे खट 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 करके न्यूक्लियस टूट जाएगा, मतलब रिपल्सिव फोर्सेस लगनी चालू हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन नहीं है। एरो तब भी लगाया जाता है बेटा इसके अंदर, ठीक है ना, तो घबराना नहीं, ठीक है। अब इसमें बनेगा बेरियम, क्रिप्टन, और 3 नए न्यूट्रॉन आएंगे और खूब सारी हीट आएगी, खूब सारी हीट आएगी। फिर ये 3 नए न्यूट्रॉन निकल करके 3 यूरेनियम को फिर मारेंगे, फिर बॉम्बार्ड करेंगे, फिर बॉम्बार्ड करेंगे, फिर बेरियम क्रिप्टन बनेगी, फिर 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो ये रिएक्शन मल्टीपल चेन रिएक्शन है। ये कैंसर के सेल्स जैसे बढ़ते हैं ना किसी के शरीर के अंदर, ऐसे ही ये रिएक्शन भी क्या करता है, मल्टीप्लाई होता चला जाता है। बात ही है, ठीक है जी। होपफुली आप समझ पाए होगे। फ्यूजन भी सुन लो क्या है, कह रहे फ्यूजन इज अ प्रोसेस बाय विच न्यूक्लियर रिएक्शंस बिटवीन लाइट एलिमेंट्स फ्रॉम हेवियर टू फॉर्म हेवियर एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो छोटे छोटे न्यूक्लियस कंबाइन करके बड़े बनते हैं। फ्यूजन रिएक्शन अकर इन स्टार्स एंड द सन, सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और वो अपने फ्यूजन रिएक्शंस की वजह से ही है। उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर के हीलियम बनती है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होगी और हीलियम बनेगी, खूब सारी हीट निकलेगी, खूब सारी, 7 गुना ज्यादा। लिखा है हाई एनर्जीज नीड टू फ्यूज 2 और मोर एटम्स। ये बात सही है कि छोटे छोटे जो एटम्स है वो खुद से फ्यूज नहीं करते हैं, उन्हें फ्यूज करवाना पड़ता है, जबरदस्ती मिलाना पड़ता है, उसमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए सन पर यह होना नेचुरली पॉसिबल है, अर्थ पर यह होना नेचुरली पॉसिबल नहीं है। अर्थ पर इसको ट्रिगर करवाना पड़ता है, तभी बनता है हाइड्रोजन बॉम्ब, अगर आपने सुना हो तो जो एटम बॉम्ब होता है वो फिजन वाला है, जो एच बॉम्ब होता है वो फ्यूजन वाला है। अभी तक किसी पर डाला नहीं गया, जैसे जापान पर हिरोशिमा नागासाकी पर फ्यूजन बॉम्ब्स गिराए गए थे, फ्यूजन अभी तक किसी ने गिराया नहीं है, लेकिन है बहुतों के पास, हमारे पास भी है ये, ठीक है ना। हाई एनर्जीज नीड टू फ्यूज 2 और मोर एटम्स टुगेदर इन अ फ्यूजन रिएक्शन। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है और निकलती बहुत ज्यादा एनर्जी है फिर इसके अंदर से, ठीक है बेटा। नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो आप
टेलीग्राम पर भी जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन भी खोल करके देख सकते हो। इन 2 चैप्टरों के लिए इतना काफी है। काफी सारी थ्योरी मैंने आपको करवाई है, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको बीच में करवाए हैं। अब आप लोगों ने ये पढ़ लेने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ये जरूरी है, ठीक है। PYQs लगाइएगा, ठीक है, और फिर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो कि सेमीकंडक्टर्स रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।